ओके तो ये मॉडल एचओ मॉडल हम करने वाले हैं और ये लास्ट क्लास में मैंने इसकी कुछ हल्की सी स्टार्टिंग करी थी, तो आज इसको कॉम्प्रिहेंसिवली कोशिश करेंगे कि सारा खत्म हो जाए। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं इसकी जो स्टार्टिंग में हम बिल्ड करेंगे, कुछ बेसिक कंसेप्ट जो हमें बिल्ड करने हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो हेलो हेलो। यस सर, यस ओके सर। ओके तो पहले तो वर्ड्स का मतलब क्लियर हो जाए कि कई बार एग्जाम में आ सकता है कि क्लासिकल ट्रेड थ्योरी। तो जब क्लासिकल ट्रेड थ्योरी के बारे में बिना ही नाम दिए वो लोग पूछ ले कि जस्टिफाई करो क्लासिकल ट्रेड थ्योरी को आज के करंट वर्ल्ड में, तो ऐसे सिचुएशन में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्लासिकल जब ट्रेड थ्योरी की बात आ रही होगी तो यानी वो एडम स्मिथ की एब्सोल्यूट एडवांटेज और रिकार्डो की कंपैरेटिव एडवांटेज, ठीक है, ये क्लासिकल ट्रेड थ्योरी होंगी। अगर उन्होंने नियो क्लासिकल वर्ड यूज कर लिया तो नियो क्लासिकल में आपकी स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल, नियो क्लासिकल अगर वर्ड यूज करते हैं तो स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल प्लस हेक्सियर-ओइलिन मॉडल, ये दोनों मॉडल यूज होंगे। ठीक है, अच्छा अब इसका जस्टिफिकेशन क्या है कि नियो क्लासिकल क्यों? हम लोगों ने पहले भी देखा था कि जब लेट 19th सेंचुरी तक लगभग क्लासिकल ही चल रही थी, उसके बाद नियो क्लासिकल आती है। नियो क्लासिकल में और क्लासिकल में डिफरेंस ये है कि क्लासिकल केवल प्रोडक्शन साइड को देखती है, जो कि सेज लॉ भी जस्टिफाई करता था कि सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, और वो कंज्यूमर की डिमांड साइड को इग्नोर कर देते हैं, उसको कंसिडर ही नहीं करते हैं। तो जब इकोनॉमिस्ट ने ये रियलाइज करना शुरू करा कि, और एल्फ्रेड मार्शल ने ये डायग्राम दिया कि प्राइस जो है मार्केट में केवल सप्लाई से नहीं, डिमांड से भी होता है। जरूरी नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ए आपने प्रोड्यूस कर दिया और सप्लाई कर दिया तो सेज लॉ के अकॉर्डिंग सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड हो जाएगी और ये ए प्रोडक्ट सारा का सारा सेल हो जाएगा। ऐसा जरूरी नहीं है, ये डिपेंड करता है कंज्यूमर्स के कंजम्पशन बिहेवियर पे। और जब इसकी बात आती है तो हम किस कंसेप्ट का यूज करते हैं? इंडिफरेंस कर्व का। ठीक है, तो यानी जब कंज्यूमर की साइड को भी कंसीडर करने लग जाएं तब हम लोग क्लासिकल को नियो क्लासिकल कल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जब रिकार्डियन ट्रेड थ्योरी को आपने देखा था तो आपने देखा था कि वो लोग प्रोड्यूस कर कर अपने चॉइसेस को ब्रॉड कर रहे थे और उनका जो चॉइसेस का जो सेट था, जो बजट सेट था, वो एक्सपेंड हो गया था इस तरीके से। ठीक है, ट्रेड के बाद जब वो लोग चीज स्पेशलाइज करने लगे थे तो कंपैरेटिवली एडवांटेज अगर कंट्री वन को थी चीज की प्रोडक्शन में, तो वो पूरा का पूरा चीज प्रोड्यूस कर रहा था और उस चीज को कन्वर्ट करके वाइन खरीद सकता था फॉरेन कंट्री से। और क्योंकि फॉरेन कंट्री की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाइन की प्रोडक्शन थी, ज्यादा थी, और वो ज्यादा वाइन प्रोड्यूस कर सकता था, तो वो सेम 1 पाउंड ऑफ चीज में अपने होम कंट्री के अंदर हाफ बोतल वाइन प्रोड्यूस करता। अगर वो चीज को ना प्रोड्यूस करके वाइन को प्रोड्यूस करता तो, और सिर्फ हाफ वाइन कंज्यूम करता। लेकिन अब क्योंकि वो चीज को प्रोड्यूस कर रहा है और इसको वो एक्सचेंज कर सकता था किससे? फॉरेन कंट्री से। और फॉरेन कंट्री से किस रेशो पे एक्सचेंज कर सकता था? 1 वाइन पे, क्योंकि वहां पर हमारा जो डिमांड एंड सप्लाई से प्राइस रेशो निकल के आई थी 1:1 आई थी रिकार्डियन मॉडल में। तो ये हमारी चॉइसेस को एक्सपेंड कर देता था, ये बजट सेट को एक्सपेंड कर देता था, ये वाला बजट सेट हो जाता था। ये पुराना बजट सेट होता था अगर ट्रेड नहीं करेंगे तो ट्रेड करेंगे तो ये चॉइसेस हमारी एनलार्ज हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? वेलफेयर बढ़ रहा है कंट्री का। क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहती है हाँ बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी चॉइसेस और कंजम्पशन सेट इंक्रीज हो गया है। बट नियो क्लासिकल ये कहती है हमें नहीं पता, हम जब तक ये बात नहीं कह सकते जब तक हम कंज्यूमर से ना पूछ ले। कंज्यूमर डिसाइड करेगा, क्या पता हमारी कंट्री ऐसी हो कि सिर्फ चीज को कंज्यूम करती हो, तो उस केस में हमें एक्सचेंज करने की जरूरत ही क्या है? तो इस वजह से जब हम सुपर इम्पोज कर देते हैं कंज्यूमर के वेलफेयर को और उनके सेटिस्फेक्शन को अपने मॉडल पर, रिकार्डियन मॉडल पर, और ये कहते हैं कि अगर हमारा इंडिफरेंस कर्व यहाँ पर टेंजेंट होएगा और इंडिफरेंस कर्व
हमारा के इंडिफरेंस कर्व थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा वेलफेयर इंक्रीज हो रहा है, हमारा सेटिस्फेक्शन हमारे कंज्यूमर्स का इंक्रीज हो रहा है ट्रेड करने से, तो हमें ट्रेड में फायदा है। तो इसीलिए आप देखोगे जब रिकार्डियन मॉडल को हमने कंसीडर करा तो वहां पर इंडिफरेंस कर्व कहीं पर भी नहीं था, ठीक है। लेकिन जब स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल को हमने यूज करा तो मैंने आपको दिखाया था कि इस तरीके से जब प्राइस रेशो चेंज हुई थी और यहाँ पर हमारा इंडिफरेंस कर्व था और फिर एक शेडेड एरिया बन रहा था, तो ये इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस थी, यानी यहाँ पर ना कंज्यूमर के सेटिस्फेक्शन को भी कंसीडर करा जाने लगा है। तो सेम गोस फॉर हेक्सर-ओइलिन मॉडल। तो इसीलिए हेक्सर-ओइलिन मॉडल को नियो क्लासिकल मॉडल भी बोला जाता है। तो ये बेसिकली इसलिए था कि ये टर्म्स जो होती हैं क्लियर नहीं होती हैं कई बार बुक्स में, जैसे क्रूगमैन में ये एक्सप्लेनेशन नहीं है अगर हम देखें तो, और सैल्वाटोर में भी इस तरीके से ये एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो प्रोफेसर अगर वहां पर क्वेश्चन फ्रेम करता है और नियो क्लासिकल की बात करता है तो आपको कैच कर लेना है कि हाँ हेक्सर-ओइलिन मॉडल की बात हो रही है और यहाँ पर कंज्यूमर साइड की भी बात हो रही है और ऑर्डिनल अप्रोच यानी इंडिफरेंस कर्व वगैरह की, सेटिस्फेक्शन वगैरह की बात हो रही है, ठीक है। तो ये बेसिकली माइंड में फ्रेम कर लेना आपको। अब उसके बाद शुरू करते हैं हेक्सर-ओइलिन मॉडल को। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ये सैल्वाटोर से है। ये जो नोट्स मैंने बनाए हैं 3 सोर्सेस से हैं, क्रूगमैन से नहीं है। इनफैक्ट पहले मैंने थोड़ा-सा सोचा था लेकिन क्रूगमैन में अच्छा नहीं है एचओ मॉडल, और सैल्वाटोर में कुछ पोर्शन है, तो जैसे ये डायग्राम सैल्वाटोर का है, अच्छा पोर्शन है, तो ये मेजरली ये एप्पल यार्ड से है। एप्पल यार्ड एक बुक है, अच्छी बुक है ये, यहाँ पर एचओ मॉडल अच्छा एक्सप्लेन है। तो हम बेसिकली एप्पल यार्ड को ही फॉलो करने वाले हैं, लेकिन ये स्टार्टिंग का डायग्राम आप देख सकते हो सैल्वाटोर में भी है। इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि यहीं से हम लोग अपनी थ्योरी को बिल्ड करना शुरू करेंगे। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल आपको याद होगा और रिकार्डियन मॉडल आपको याद होगा। वहां पर जो ट्रेड हुआ था वो बेसिकली डिफरेंस बिटवीन लेबर प्रोडक्टिविटी की वजह से हो रहा था रिकार्डियन मॉडल में, और उसके बाद स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में वहां पर स्पेसिफिक फैक्टर था, तो उसके अकॉर्डिंग जब लेबर एक फैक्टर मोबाइल होता था, दूसरा फिक्स होता था, तो लेबर इधर से उधर जब ट्रांसफर होती थी तो हमारा एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिराइव होता था, ये वाला, ठीक है। दिखाई दे रहा है सबको? हेलो हेलो हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व डिराइव होता था ये बेसिकली किसकी वजह से होता था? ये इसकी जो स्लो बाउड शेप थी ये इसलिए थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती थी, जैसे जैसे आप क्लॉथ की प्रोडक्शन बढ़ाओगे वैसे वैसे फूड की टर्म में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बढ़ती जाती थी। और वो इसलिए बढ़ती जाती थी क्योंकि जैसे जैसे लेबर को आप ट्रांसफर करोगे फूड सेक्टर से क्लॉथ में, क्लॉथ के सेक्टर में जैसे लेबर आप बढ़ाओगे और फूड सेक्टर में घटाओगे तो किसका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरेगा? क्लॉथ सेक्टर का। और फूड सेक्टर का बढ़ेगा क्योंकि वहां पर अब एक लेबर को ज्यादा लैंड मिल रहा है काम करने के लिए, तो लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, ठीक है। तो वहां से फिर स्टार्टिंग में तो हमें थोड़ा सा वहां से जब लेबर हमने रिलीज करवाई तो थोड़ा सा हमें फूड फॉरगोन करना पड़ा, ठीक है। लेकिन लेटर जैसे जैसे हमारी यहाँ पर कैपिटल जो है ओवर यूटिलाइज होने लगती है, तो अब जब नई लेबर आ रही है तो कम प्रोडक्शन कर रही है, तो इस वजह से अब वहां से ज्यादा लेबर चाहिए हमें, ठीक है। तो वहां से ज्यादा फूड को फोरगोन करना पड़ता है। तो ये एक्सप्लेनेशन था हमारा बेसिकली, ये एक्सप्लेनेशन था हमारा ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में। और फिर ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर हम डिराइव करते थे, एक कंट्री का दूसरी कंट्री का हो सकता था, कुछ डिसिमिलर शेप का होता, और उसके अकॉर्डिंग देखते कि ट्रेड के बाद अगर प्राइस रेशियोज में डिफरेंट है प्री ट्रेड लेवल पे और ट्रेड के बाद वो प्राइस रेशियोज में कन्वर्जेंस हो रही है, प्राइस रेशियो कन्वर्ज हो रही है, तब वहां पर हम लोग यहाँ पर क्या करते थे, सेटिस्फेक्शन डिराइव करते थे और गेन फ्रॉम ट्रेड दिखाते थे। तो ये बेसिकली मैंने इसलिए दिखाया कि इसका रीजन जो बाउड शेप का है वो डिफरेंट है, जो आज हम बाउड शेप को देखेंगे उसका रीजन डिफरेंट है, ठीक है। ओके, तो अब बेसिकली ये देखिए कि मैं ये देखना चाहता हूं, ये एक टैंक है, इसलिए कह रहा हूं मैं ताकि आप इंट्यूटिवली इसको सोच पाओ, ये एक टैंक है। अब यहाँ पर वाटरफॉल हो रहा है, वाटर कलेक्ट हो रहा है, और बेसिकली 3 हॉल है यहाँ पे, 1 2 3। अब
इसी तरीके से यहां से तीनों में से पानी आ सकता है, तो मुझे नहीं पता कौन से में से पानी आ रहा है, ठीक है। मुझे तो बस यहाँ पे पानी कलेक्ट होता दिखाई दे रहा है। मैं कैसे कह सकता हूँ कि यहाँ पर 1 लीटर पानी आया है, तो होल नंबर 3 से आया है, 2 से नहीं आया, 1 से नहीं आया। मैं तभी कह सकता हूँ जब मैं इन्हें बंद कर दूं और उसके बाद में देखूं जो वाटर कलेक्ट आया, इसका मतलब वो 3 से आया। तो ऐसे ही जो ट्रेड होता है ना, बहुत सारे रीजंस की वजह से होता है। कभी लेबर की प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस है, रिकार्डो मॉडल। कभी प्राइस रेशोज में किसी और रीजन से डिफरेंस आ सकता है, कोई भी, बहुत सारे रीजन हो सकते हो, उनको क्लब करते हैं, एग्रीगेट करते हैं कि उसकी वजह से भी आ सकता है, तो वो वाले रीजन। तीसरा रीजन रिसोर्स डिफरेंस की वजह से भी आ सकता है। तो ये जो वाटर यहाँ कलेक्ट हो रहा है और ये जो बेनिफिशियल ट्रेड हो रहा है, वो तीसरे रिसोर्स से भी आ सकता है, तीसरे सोर्स से भी आ सकता है। और वो जो तीसरा सोर्स है वो हो सकता है इस वजह से ट्रेड बेनिफिशियल हो कि एक कंट्री में एक पर्टिकुलर गुड को प्रोड्यूस करने के लिए जो ज्यादा इंटेंसिवली फैक्टर यूज होता है, उसकी मात्रा ज्यादा है। यानी अगर आपको फॉरेस्ट प्रोड्यूस चाहिए, फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स चाहिए, और कनाडा से आप अगर ट्रेड करना चाहते हो और सिंगापुर में कनाडा से ट्रेड करना चाहता है, तो ऑब्वियसली जो फॉरेस्ट के प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो कनाडा से सस्ते, कनाडा में सस्ते होंगे सिंगापुर के लिए। तो एक गेन फ्रॉम ट्रेड, एक बेनिफिट फ्रॉम ट्रेड अराइज होता है। तो ये जो रीजन है ट्रेड का, ये तीसरे वाला, ये रिसोर्स डिफरेंस की वजह से है। तो ट्रेड बहुत सारी रीजंस की वजह से हो सकता है, लेकिन हमारा फोकस एचओ मॉडल में रिसोर्स डिफरेंस की वजह से है। रिसोर्स की वजह से, रिसोर्स डिफरेंस की वजह से एक प्रोडक्ट के प्राइसेस में जब डिफरेंस हो होम कंट्री में और फॉरेन कंट्री में, तो जब ट्रेड होता है, तो उसका एक्सप्लेनेशन एचओ मॉडल देता है, ठीक है। बाकी कोई अदर रीजंस जो होंगे उनको हम क्या करेंगे, सेट्री पैरिबस मान लेंगे। सेट्रिस पैरिबस का मतलब होता है कांस्टेंट मान लेंगे, सारी चीज सेम मान लेंगे, ताकि हम एक इफेक्ट को अप्रिशिएट कर पाए, ठीक है। तो ये जो डायग्राम है एचओ थ्योरी का, इसको डायग्राम को समझने से पहले एक और चीज मैं बता दूं आपको। बेसिकली एक कंट्री बी, ए और बी कंट्री के बीच में जब ट्रेड होता है, तो उसका रीजन ट्रेड होने का यही होता है कि कोई भी जो प्रोडक्ट होगा, मान लीजिए क्लॉथ एंड स्टील, ठीक है। तो अगर प्राइस ऑफ क्लॉथ एंड प्राइस ऑफ स्टील, ये जो रेशो है इस कंट्री में डिफरेंट है, मान लीजिए ये जो है ज्यादा है, पीसी बी अपॉन पीसी पीएस बी, यानी यहां पर रिलेटिवली क्लॉथ बहुत महंगा है, जबकि ए के अंदर ये रेशो कम है, पीसी ए अपॉन पीएस ए, ठीक है। तो ये डिफरेंस होने की वजह से क्या करेंगे आप, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जीरो हो और कोई टैरिफ वगैरह ना हो, तो आपको आपके जो होम कंट्री में जो बायर होगा, उसको ये यहाँ से खरीदना ज्यादा सस्ता पड़ेगा, तो वो यहाँ से खरीदेगा। मान लीजिए यहाँ पर क्लॉथ ये रेशो ज्यादा है, ए में क्लॉथ महंगा है रिलेटिवली और यहाँ पर सस्ता है, तो आप यहाँ से खरीदोगे। और साथ ही साथ ये एक और इफेक्ट जनरेट करेगा, एक इफेक्ट ये जनरेट होएगा कि आपके कंज्यूमर यहाँ से खरीदें। दूसरा, यहाँ पर जो प्रोड्यूस करने वाले थे आपके प्रोड्यूसर्स क्लॉथ सेक्टर के, उनका प्राइस क्या होगा, हेलो हेलो हेलो, उनका प्राइस उल्टा डिक्रीज होगा, क्योंकि आप जब यहां से सस्ता इंपोर्ट कर रहे हो, तो यानी क्लॉथ की सप्लाई आपकी मार्केट में बढ़ गई। और जब किसी चीज की सप्लाई बढ़ती है, क्लॉथ की सप्लाई बढ़ेगी, तो ये रेशो जो होएगी घटेगी, डिक्रीज होएगी। क्यों? क्योंकि आपके देश में रिलेटिवली क्लॉथ महंगा बिक रहा था, कंट्री बी में रिलेटिवली क्लॉथ सस्ता बिक रहा है, ये लोअर थी पीसी अपॉन पीसी बी अपॉन पीएसबी, तो आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हो, तो सप्लाई मार्केट में क्लॉथ की बढ़ गई, ठीक है। दूसरा, यहाँ के प्रोड्यूसर्स के लिए इंसेंटिव अलग तरीके से हो रहा है। यहाँ के प्रोड्यूसर्स के लिए प्राइस रेशो, ये जो क्लॉथ का जो प्राइस था वो मार्केट में अब बढ़ेगा, क्योंकि एक मिडल ग्राउंड पे कन्वर्ज होएगा, ठीक है। जब तक दोनों में बराबर ना हो जाए ये रेशो और ये, यहाँ का प्राइस राइज होएगा और यहाँ का प्राइस, ये रेशो डिक्रीज होएगी। तो ये रेशो डिक्रीज होएगी तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ रही है, ठीक है, और यहाँ पर प्रोडक्शन बढ़ेगी,
तो कुल मिला के जो ट्रेड होता है बेसिकली इन दो इस रीजन की वजह से होता है, जब डिफरेंस होता है प्राइस रेशो में, रिलेटिव प्राइस रेशो में दो कंट्रीज के बीच में, तो उनके बीच में ट्रेड होता है। और वो ट्रेड जब तक चलता रहता है जब तक ए की और बी की ये दोनों सेम ना हो जाए, ठीक है, ये दोनों सेम ना हो जाए। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगी तो ट्रेड रुक जाएगा, तब तक ट्रेड चलता रहेगा, ठीक है। ओके, अब ये जो रेशो अलग अलग थी ना, हमें इस पर काम करना है कि ये रेशो, क्योंकि ये बहुत सारे रीजंस की वजह से अलग होती है, हो सकती है, और जब भी वो अलग होगी ट्रेड होगा। रिलेटिवली क्लॉथ अगर मेरे को परचेज करने में, इंपोर्ट करने में सस्ता पड़ेगा, ठीक है, तो मैं क्लॉथ इंपोर्ट करूंगा, ठीक है, दूसरी कंट्री से, ठीक है। तो मैं जब तक इंपोर्ट करता रहूंगा जब तक उनका रिलेटिव प्राइस मेरे होम कंट्री के रिलेटिव प्राइस के बराबर ना हो जाए, क्योंकि तब तक मुझे फायदा है, ठीक है। और मेरे दूसरी कंट्री के एक्सपोर्टर जो है वो भी तब तक एक्सपोर्ट करते रहेंगे जब तक उनकी कंट्री में भी रिलेटिव प्राइस जिस प्राइस पर वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं बराबर ना हो जाए। तो अब ये जो रेशो है ये बहुत सारे रीजंस की वजह से डिफरेंट हो सकती है। हमें काम करना है उस उस लॉजिक पर, जिस लॉजिक पर ये रेशो रिसोर्स के डिफरेंस की वजह से क्या है, डिफरेंट है, उसी को हम एचओ मॉडल कहते हैं। तो अब देखो आप इस डायग्राम को देखते हैं, इस डायग्राम में ही इसका पूरा एक्सप्लेनेशन छिपा हुआ है। तो ये एक कमोडिटी की प्राइस है जो हमने बोला, रिलेटिव प्राइस, ये किस पर डिपेंड करेगी, फैक्टर प्राइसिस पे। कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यूज होते हैं इस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में। मान लीजिए दो हमारे पूरे इस एग्जांपल में बुक में क्लॉथ और स्टील है, तो जो भी ये जो रेशो है, ये रेशो जो भी डिटरमिन हो रही होगी ये इनके फैक्टर पे की वजह से डिटरमिन हो रही होगी, फैक्टर प्राइसेस की वजह से। क्यों? क्योंकि फैक्टर ही तो इस प्रोडक्शन में, क्लॉथ की प्रोडक्शन में इनपुट है। तो अगर इनपुट महंगा होगा तो कमोडिटी प्राइस महंगा होगा। अब जो इनपुट है वो किस चीज से महंगा होता है, वो उसकी डिराइव्ड डिमांड से महंगा होता है, कि उसकी डिमांड कितनी है, लेबर की डिमांड कितनी है, ठीक है। क्लॉथ जो है, क्लॉथ का लेबर की डिमांड अगर ज्यादा है तो लेबर का प्राइस राइज होगा, लेबर का प्राइस ज्यादा है और लेबर ज्यादा यूज होती है क्लॉथ की प्रोडक्शन में तो क्लॉथ का प्राइस राइज होएगा। ऐसे ही ये पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाता है। अब ये जो लेबर की डिमांड जिसकी वजह से उसका प्राइस राइज होएगा, वो किसकी वजह से राइज होगी, वो फिर से क्लॉथ की डिमांड फॉर फाइनल कमोडिटी की वजह से राइज होगी। और ये डिमांड किसकी वजह से राइज होती है, टेस्ट की वजह से, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। जिस देश में क्लॉथ की डिमांड ज्यादा होगी वहां पर क्लॉथ का प्राइस ज्यादा होगा, और जब क्लॉथ का प्राइस ज्यादा होगा तो उसके लिए कौन सा फैक्टर ज्यादा यूज होता है, लेबर। तो इसका मतलब लेबर की डिमांड ज्यादा होगी, और लेबर की डिमांड ज्यादा होगी तो लेबर का प्राइस ज्यादा होगा, ठीक है। तो और क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये भी मैंने आपको बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओनरशिप ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया था कि इनकम से, डिस्ट्रीब्यूशन से चेंज होता है, ठीक है। तो पता है क्या करा गया टेक्निकली, इसको कांस्टेंट मान लिया गया दोनों कंट्री में सेम, और इसको भी दोनों कंट्री में सेम मान लिया गया टेस्ट, ठीक है। अगर ये अलग अलग हो गए, टेस्ट अगर अलग अलग हो गए तो एक केस अराइज होता है डिमांड रिवर्सल का, और डिमांड रिवर्सल अगर हो गया हेक्सर-ओइलिन मॉडल टूट जाएगा। हम देखेंगे कंक्लूजन एंड में जब आएगी तो ये अजम्पशन इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसीलिए इस टेस्ट को कांस्टेंट करा गया। अगर टेस्ट को कांस्टेंट ना करा गया तो एचओ मॉडल बिल्ड ही नहीं होगा, क्योंकि ये टेस्ट जो है उन तीन टैप में से एक टैप है, हमें इंपैक्ट देखना है सिर्फ रिसोर्स डिफरेंस की टैप का, तो इसको बंद करा गया, इन दोनों टैप को बंद करा गया, तो इसको कांस्टेंट माना गया। ऐसे ही ये एक टैप है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। एक और टैप है, क्योंकि कमोडिटी का फाइनल प्राइस ये तो सिर्फ डिमांड साइड थी, ठीक है, सप्लाई साइड भी है। सप्लाई साइड में दो फैक्टर है, एक तो सप्लाई ऑफ फैक्टर और एक टेक्नोलॉजी। तो ये जो टेक्नोलॉजी है इसको भी दोनों कंट्री में कांस्टेंट माना गया है, क्योंकि अगर इसको कांस्टेंट नहीं माना तो ये टैप ओपन रह जाएगी और फिर इसकी वजह से भी ट्रेड जनरेट हो सकता है। तो इस टेक्नोलॉजी को कांस्टेंट माना गया है, और ये टेक्नोलॉजी जब कांस्टेंट नहीं रहेगी तो एचओ मॉडल टूट जाएगा। और किसकी वजह से टूटेगा, क्योंकि एक बहुत स्ट्रॉन्ग assumptions
वायलेट हो जाएगी। और वो जो assumption है उसका नाम है फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल। फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल अगर हो गया तो फिर ये एचओ मॉडल ब्रेक हो जाएगा। तो ये दो assumptions बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिमांड रिवर्सल, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, ठीक है। ताकि ये दोनों की वजह से मॉडल में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए इन्हें कांस्टेंट माना गया, टेस्ट एंड प्रेफरेंस को और टेक्नोलॉजी को। और अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एक टैब को ओपन छोड़ रहे हैं, कौन सा, सप्लाई ऑफ फैक्टर। अब इसमें कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं। अगर ये भी कांस्टेंट मान लेते तो एचओ मॉडल होता ही नहीं। हमने बाकी सारी चीजें कांस्टेंट मान ली, टेस्ट मान लिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मान लिया, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट मान ली, सिर्फ इस टैब को ओपन छोड़ दिया, सप्लाई ऑफ फैक्टर को। सप्लाई ऑफ फैक्टर अलग अलग हो सकते हैं। अब हमारा जो मॉडल बिल्ड होना है उसमें दो गुड्स है, एप्पल यार्ड के ही एग्जांपल हम लेने वाले हैं। दो गुड्स है उसमें, स्टील है, क्लॉथ है। और स्टील और क्लॉथ जो है दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर में तीन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, ठीक है, लेबर, लैंड, फूड के लिए जो कि उसके लिए स्पेसिफिक था, और कैपिटल, क्लॉथ के लिए जो कि उसके लिए स्पेसिफिक था। और वो फैक्टर्स एक दूसरे की इंडस्ट्री में मूव नहीं कर सकते थे, ये वहां पर अजम्पशन थी। और वो अजम्पशन इसलिए थी क्योंकि स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल शॉर्ट रन को कंसिडर करता है। तो जब वो शॉर्ट रन को कंसिडर करता है तो आपके फैक्टर्स मूव नहीं कर सकते हैं। स्पेसिफिक फैक्टर, फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट जो होती है, लेबर मूव कर जाती है। लेकिन हेक्सर-ओइलिन मॉडल अगेन लॉन्ग रन को एक्सप्लेन करता है। तो यहां पर क्या है कि जो लैंड ओनर्स है वो अपने लैंड को बेचकर उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हेक्सर-ओइलिन मॉडल क्योंकि लॉन्ग रन का मॉडल है, तो यहां पर हम कोई स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल नहीं मानेंगे। हम ये मानेंगे कि जो कैपिटल ओनर्स हैं वो अपनी कैपिटल को एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में ले जा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दो कंट्रीज होंगी, होम एंड फॉरेन। दो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होंगे, लेबर एंड कैपिटल। लैंड नहीं है यहाँ पे, और लेबर भी मोबाइल होगी दूसरे सेक्टर में। लेबर भी क्लॉथ से स्टील में जा सकती है, स्टील से क्लॉथ में आ सकती है। कैपिटल भी क्लॉथ से स्टील में जा सकती है, स्टील से क्लॉथ में आ सकती है, क्योंकि लॉन्ग रन है, ठीक है। ओके, तो ये इशू होने के बाद हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट्स है उसको कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो ये डायग्राम आप देखो एक बार, ये कॉफ डगलस प्रेफरेंसेस है जो कि अंदर ही अंदर यहाँ पर काम कर रही हैं, नीचे ही नीचे, अंडर द कारपेट और बिहाइंड द कर्टन ये assumptions यूज हो रही है मॉडल के अंदर, ठीक है। इसमें भी डिग्री 1 कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में मैंने आपको बताया था डिग्री 1 क्या होता है, जब x1 की पावर a और x2 की पावर b, इन दोनों का सम a प्लस b इक्वल टू जब 1 हो तो वो होमोजेनियस टी और डिग्री 1 होती है। और ये जब 1 होता है तो पता है हमें क्या मिलता है, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, ठीक है। यानी लेबर को और कैपिटल को, मान लीजिए x1 लेबर है, x2 कैपिटल है, लेबर को और कैपिटल को दोनों को दुगना कर दूं तो आउटपुट भी दुगना हो जाएगा। ये बेसिकली होता है। अब यहाँ पर मैंने आपको ये इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि इससे मैं जो इंटेंसिटी है, कौन से गुण में कौन सा फैक्टर ज्यादा यूज होगा, वो एक्सप्लेन करना चाहता हूं। तो पहले आप ये इंडिफरेंस कर्व को देखो। इस इंडिफरेंस कर्व में देखो, मान लीजिए ये मेरा लेबर है और ये मेरा कैपिटल। तो देखो, लेबर की पावर अगर c है 1/5 और कैपिटल की 4/5 है, तो इसका मतलब है 0.8 और ये 0.2, ठीक है। तो इसका मतलब ये है जो मैं प्रोडक्शन करता हूं क्लॉथ की, तो उस क्लॉथ के अंदर ये जो क्लॉथ है किस में ज्यादा इंटेंसिव है, कैपिटल में। क्योंकि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अगर 80% कंट्रीब्यूशन जो आता है क्लॉथ की प्रोडक्शन में के से आता है, तो इसीलिए जो मेरा प्रोडक्शन फंक्शन होगा उसमें मैं क्या करूंगा ना, x1 लेबर है, मैं क्या करूंगा, जो मेरे इंडिफरेंस कर्व होंगे x1 की तरफ, लेबर की तरफ झुके हुए होंगे। और अगर उल्टा हुआ होता तो ये कैपिटल इधर की तरफ झुके हुए होते हैं। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई, क्योंकि ये अब मैं यूज करने वाला हूं। ये इसकी बारीकियां हैं एचओ मॉडल की, एचओ थ्योरी की। हेलो एवरीवन, किसी को डाउट है? हेलो, नो सर। चलो आप साथ हैं, ठीक है। अब देखो, मेरे को कुछ बेसिक कंसेप्ट चाहिए इस मॉडल को अच्छे से बताने के लिए। तो वो बेसिक कंसेप्ट में से सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है फैक्टर इंटेंसिटी। फैक्टर इंटेंसिटी को कैसे मेजर करा जाए। तो ये दो कंट्री, ये दो हैं, क्या कहते हैं,
ओके, तो ये 2 गुण हैं। पहले इन 2 गुण में देखना है हमें कौन सा गुण कौन से फैक्टर में इंटेंसिव है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये बजट कांस्टेंट है एक तरीके से। इस बजट कांस्टेंट को ये जो है प्रोडक्शन थ्योरी में दिखा रहा हूँ आपको। लॉन्ग रन में कैपिटल और लेबर दोनों में मैं एक ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन चूज कर सकता हूँ गिवन मेरा बजट। अब ये बजट क्या है कि भैया देखो आपकी लेबर होगी तो वो मल्टीप्लाई होगी वेज के साथ, और कैपिटल होगी तो वो मल्टीप्लाई होगी रेंट के साथ, और ये जो कॉस्ट आएगी ये एक गिवन एम कॉस्ट होगी। ये एक गिवन एम कॉस्ट जो है ये एक बजट लाइन है। अब इस बजट लाइन की स्लोप किस पे डिपेंड करती है? डब्ल्यू और आर पे। ठीक है, जैसे कंज्यूमर थ्योरी में प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई डिसाइड करते थे इस कांस्टेंट को, इसी तरीके से इसकी स्लोप को यहाँ पर ये डिसाइड कर। अब आपको चूज करना है गिवन ये इंडिफरेंस कर्व, और ये इंडिफरेंस कर्व कैसे निकल के आया है? ये कौन सा, ये आइसोक्वांट किस चीज का है? मान लीजिए हम ये क्लॉथ का एग्जांपल ले रहे हैं, एक्स इंडस्ट्री का ले रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए क्लॉथ का ले रहा हूं या कह लीजिए, ठीक है। तो इस एक्स इंडस्ट्री में आप पता है क्या देखोगे? इसमें आप ये देखोगे कि लेबर का वेट सी ग्रेटर है कैपिटल के डी से, इसीलिए यहां पर जो रेशो निकालोगे ना आप, इतनी लेबर इतनी कैपिटल, तो लेबर अपॉन कैपिटल एक रेशो आएगी एक्स इंडस्ट्री की। इसी तरीके से यहां पर देखो, यहां पर भी आप ये एक जो है रेशो निकालोगे, और वो रेशो किसके कैसे निकल के आएगी? टेंजेंसी पॉइंट पे, यानी इस लेवल ऑफ Y1 यानी स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए इतनी कैपिटल चाहिए और जरा सी लेबर चाहिए। तो इसकी देखो लेबर एंड कैपिटल रेशो लोअर होगी और इसकी हायर होगी। अब आप देख रहे हो ये हुआ क्यों? ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि इन इंडिफरेंस कर्व की, कॉब डगलस कर्व्स की फंक्शन की जो पावर सी और डी है ना, वो डिसाइड कर रही है कि एक इंडस्ट्री में कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा यूज होना है। जैसे मैं अगर एक कंज्यूमर बिहेवियर की तरफ देखूं तो ये मेरा पिज्जा हो गया, ये मेरा बर्गर हो गया। मेरे को पिज्जा ज्यादा पसंद है तो यूटिलिटी में मेरे इसका वेट ज्यादा रहता है। तो ये वेट्स जो होते हैं ये बेसिकली हमारे इंडिफरेंस कर्व की शेप को डिटरमिन करते हैं, और वो शेप उस इंडिफरेंस कर्व को जब हम एक गिवन बजट यूज कर ऑप्टिमाइज करेंगे तो एक लेबर एंड कैपिटल रेशो निकल के आएगी, और जिसकी लेबर एंड कैपिटल रेशो ज्यादा हुई वो क्या है? इसकी लेबर एंड कैपिटल रेशो ज्यादा हुई ग्रेटर देन दिस लेबर एंड कैपिटल रेशो, तो गुड वाई जो है कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि इसमें कम लेबर के साथ ज्यादा कैपिटल है। ज्यादा कैपिटल कम लेबर, और इसमें कम कैपिटल के साथ ज्यादा लेबर है, तो ये लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, तो हम जब भी हमें ये कंक्लूड करना हुआ करेगा कि कौन सा गुड कौन सी चीज में इंटेंसिव है, कौन सा गुड कौन सी चीज को ज्यादा यूज करता है, लेबर को या कैपिटल को, तो हम इस रेशो को देखा करेंगे। ठीक है, तो जिसकी रेशो हायर होगी, लेबर एल अपॉन कैपिटल की रेशो देख रहे हैं, तो वो लेबर इंटेंसिव है। स्पेसिफिक फैक्टर मॉडल में क्या होता था कि वहां पे तो फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन थे, तो ऐसी रेशो का कोई रीजन ही नहीं था। लेकिन यहाँ पर 2 ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है और वहां पर 3 थे, और वो स्पेसिफिक थे, यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेबिलिटी अलाउड है। तो ये देखना होता है कि सब्स्टिट्यूटेबिलिटी तो अलाउड है, दोनों ही गुड लेबर और कैपिटल दोनों को यूज करके प्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या क्लॉथ की प्रोडक्शन में ज्यादा कैपिटल यूज होती है या ज्यादा लेबर यूज होती है? तो अगर ज्यादा कंपैरेटिवली ज्यादा लेबर यूज होती है तो वो लेबर इंटेंसिव होगा, और अगर कैपिटल ज्यादा यूज होती है कंपैरेटिवली रिलेटिव टर्म में तो कैपिटल इंटेंसिव होगा। तो अब मुझे यहाँ पर ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये रिलेटिव टर्म है, एब्सोल्यूट टर्म नहीं है। हो सकता है एक क्लॉथ की प्रोडक्शन में 2 लेबर यूज हो रही है और 1 कैपिटल यूज हो रही है। ठीक है, तो ये रेशो फिर भी ग्रेटर देन होगी स्टील की इंडस्ट्री में अगर यहां पर 4 लेबर यूज हो रही है और 8 कैपिटल यूज हो रही है। तो लेबर इंटेंसिव कौन हुआ? एब्सोल्यूट टर्म में तो एक स्टील की प्रोडक्शन के लिए 4 लेबर यूज हो रही है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये लेबर इंटेंसिव है, क्योंकि एब्सोल्यूट टर्म में तो यहां पर ज्यादा लेबर यूज हो रही है। रिलेटिव टर्म में देखते हैं, तो हमेशा ये याद रखना है कि हमें रेशो देखनी है रिलेटिव टर्म में, वही प्रोडक्ट हमारा कैपिटल इंटेंसिव लेबर इंटेंसिव होगा। ठीक है, इसके बाद आता है आपका सेकंड कंपोनेंट। ये फैक्टर इंटेंसिटी जो है हर हर प्राइस पर, यानी ऐसा नहीं था कि अभी क्या था
कि ये जो टेंजेंसी मैंने आपको दिखाई, आप बोलोगे सर ये तो एक गिवन W/R पे है ना, क्योंकि देखो ये पैरेलल शिफ्ट है, ठीक है, जो गिवन WR पे है। अगर ये प्राइस रेशियो सर चेंज हो जाए तो हमारी टेंजेंसी में चेंज होगा, ऑफ कोर्स वहां पर इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट होता था, हम लोग देखते थे। लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पर चेंज होने के बाद भी, इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन होने के बाद भी, अगर लेबर महंगी हो गई तो भी क्लॉथ भी लेबर को सब्स्टिट्यूट करेगा, किससे? कैपिटल से। और स्टील भी करेगा लेबर को सब्स्टिट्यूट, किससे? कैपिटल से। लेकिन इस सब्स्टिट्यूशन के बाद भी लेबर की जो कैपिटल रेशो होगी, लेबर एंड कैपिटल रेशो की, वो हमेशा हायर रहेगी क्लॉथ सेक्टर में। ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पर लेबर ज्यादा यूज होती है, तो बेशक लेबर ज्यादा महंगी हो गई और मेरे को सब्स्टिट्यूशबिलिटी अलाउड है कैपिटल के साथ, तो मैं सब्स्टिट्यूट तो करूंगा, लेकिन स्टील की इंडस्ट्री से कम सब्स्टिट्यूट करूंगा। ठीक है, तो यही लॉजिक यहां पर इस डायग्राम में दिखाया गया है। तो आप देख सकते हो, ये पहले वाला, ये जो बजट लाइन है, ये जो कांस्टेंट है, इसकी जो स्लोप है वो हायर है। यानी ये पता है क्या दिखा रही है? ये दिखा रही है W/R1 इज ग्रेटर देन, एक मिनट, डायग्राम में गड़बड़, ये देखो, ये WR2 है और ये WR1 है। ये वाला जो कांस्टेंट है, ये दिखाता है लेबर जो है ज्यादा महंगी हो गई है, ठीक है। और ये मेरा स्टील की प्रोडक्शन थी S, ठीक है, और ये स्टील की प्रोडक्शन सेम SO का मतलब है एक गिवन 100 स्टील के गुड्स में प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, या सिंप्लीफिकेशन के लिए कह लिए 1 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा था। अब उस 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए जब लेबर की वेज कम थी, तो मैं क्या करता था, ये वाला था, ये वाली जब कांस्टेंट थी, तो मेरी टेंजेंसी इस SO स्टील की यहां पर होती थी। तो मैं क्या करता था, इतनी कैपिटल और इतना लेबर यूज करता था। तो ये एक कैपिटल रेशो निकलती थी। ये लाइन को जब मैं यहां से डिराइव करता हूं, तो ये ओरिजिन से जब आप निकालो, स्ट्रेट लाइन निकालो, तो ये कैपिटल लेबर रेशो को मेजर करती है, ठीक है। किसी को ये भी नहीं पता हो तो फोन करके पूछना, ठीक है, ये सिंपल है एकदम, ठीक है। तो इतनी लेबर और इतनी कैपिटल रेशो यूज करते थे। या इस लाइन को भूल जाइए, ये देखिए, इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे यहाँ पर जो है लेबर ज्यादा यूज हो रही है, ठीक है, ये लेबर कैपिटल रेशो ज्यादा है S1 की, ये वाली, ठीक है। जैसे ही मैंने इंक्रीज करा लेबर का वेज रेट रिलेटिव टू रेंट, तो मैंने क्या करना शुरू करा, मेरी नई टेंजेंसी आई इधर, कांस्टेंट पिवट हो गई, यहां से ये आ गई, पिवट हो गई, तो टेंजेंसी F पर आ रही है। अब यहाँ पर क्या है, ज्यादा कैपिटल यूज कर रहा हूं और लेबर कम यूज कर रहा हूं। तो ये देखो, ये क्या है, ये वाली रेशो जब मेरी निकल के आएगी F पॉइंट पे, यहां पर क्या है, कैपिटल ज्यादा है और लेबर कम है। तो यानी मैंने क्या करा, जैसे ही लेबर महंगी हुई, कैपिटल लेबर की जो रेशो थी वो पहले के मुकाबले इंक्रीज हो गई। कैपिटल लेबर की रेशो, उल्टा बोल रखा, वहां पे लेबर कैपिटल था, यहाँ पे कैपिटल लेबर, ठीक है। तो मेरी कैपिटल लेबर की रेशो इंक्रीज हो गई, ठीक है, जब मैंने वेज रेट बढ़ाया, ठीक है, ओके। ये स्टील की बात चल रही थी बाय द वे, और क्लॉथ की बात यहाँ पर चल रही थी। ये C0 है, ये एक क्लॉथ लेवल था। जब पुराना पुराना वाला जो था वेज रेट, जब महंगी थी, क्या कहते हैं, सॉरी, ये वाला ना पुराना, हाँ, ये वाला पुराना देखो, ये वाला पुराना रेशो है, ये डिफरेंट बना रखा है, इस पे टेंजेंसी नहीं दिखानी थी, लेकिन ये सेम स्लोप है, तो यानी सेम वेज रेट और रेंट है, ठीक है। तो इस पर अगर आप टेंजेंसी देखो स्टील के सेक्टर में, तो स्टील का सेक्टर क्या कर रहा था, इतनी लेबर और इतनी कैपिटल यूज कर रहा था, ठीक है। अब देखो, क्योंकि महंगी हो गई क्या, लेबर, स्लोप इंक्रीज हो गई, इससे इससे ये इंक्रीज हो गई। तो जब ये महंगी हुई, तो इसने भी क्या करा, सब्स्टिट्यूट करा, जी पर आ गया। तो अब क्या, लेबर कम यूज कर रहा है, कैपिटल ज्यादा, तो इसकी भी लेबर कैपिटल रेशो
डिक्रीज हुई। लेकिन एक चीज देखो, ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये शो करती है कैपिटल लेबर रेशो क्लॉथ की। तो ये पहले वाली और ये दूसरे वाली, जब वेज रेट इंक्रीज हो गया तो देखो इसकी कैपिटल लेबर रेशो बढ़ी, उल्टे टर्म में बोलूं तो लेबर कैपिटल रेशो घटी। ठीक है, और इसको कंपेयर करके देखो तो इसकी भी कैपिटल लेबर रेशो बढ़ी, डॉटेड से। ये S1 है स्टील, ये S2। ठीक है, लेकिन एंड रिजल्ट पता है क्या रहा? वो आज भी ज्यादा लेबर यूज कर रहा है। कौन? क्लॉथ, क्योंकि इसकी स्लोप से कम स्लोप है, तो वो आज भी लेबर इंटेंसिव है और वो कैपिटल इंटेंसिव है, क्योंकि उसके मुकाबले में ही तो देखना है हमें, क्लॉथ के स्टील के मुकाबले में। ठीक है, तो वो आज भी कैपिटल इंटेंसिव है, ये आज भी लेबर इंटेंसिव है। पहले भी वो कैपिटल इंटेंसिव था क्योंकि उसकी कैपिटल लेबर रेशो पहले भी ज्यादा थी, डॉटेड पुराने वाली सिचुएशन में जब वेज रेट W/R 1 था, और वो पहले भी लेबर इंटेंसिव था। तो इसका कंक्लूजन पता है क्या? इसका कंक्लूजन ये है कि दो हमारी जो गुड्स के सेक्टर है, क्लॉथ का और स्टील का। ओके, अब अगर क्लॉथ जो है लेबर इंटेंसिव है, कंपैरेटिवली लेबर कैपिटल रेशो जो है उसकी हायर है स्टील के सेक्टर से। ठीक है, सिंप्लीफाई कर रहा हूं डायग्राम भी मैंने सिंप्लीफाई करके समझाया, इसको समझने की कोशिश करना तो लॉजिक अच्छा बनेगा। ठीक है, लेकिन इसका कंक्लूजन दिखा रहा हूं, सीधा जो बुक्स में दिखा देते हैं वो भी दिखा रहा हूं ताकि आसान रहे। इसकी लेबर कैपिटल रेशो और स्टील की लेबर कैपिटल रेशो, ये पहले हायर थी। कौन सी सिचुएशन में? जब W/R1 था। ठीक है, अब W/R2 हो गया। इसका मतलब जो वेज रेट है रेंट के मुकाबले बढ़ गया, लेबर महंगी हो गई। तो उससे दो इफेक्ट हुए, उससे इफेक्ट होएगा इन दोनों इंडस्ट्री में। दोनों इंडस्ट्री को लेबर महंगी लगने लगी, लेकिन यहां पर तो सब्स्टिट्यूटेबिलिटी अलाउड है, तो इसकी लेबर कैपिटल रेशो गिरेगी क्योंकि ये सब्स्टिट्यूट करेगा लेबर को ज्यादा कैपिटल लगा के, क्योंकि कैपिटल सस्ती है, और इसकी भी गिरेगी। लेकिन गिरने के बाद भी इसकी हमेशा इससे ज्यादा रहेगी। इतनी सी बात है, समझ में आया ये बात? हेलो हेलो यस हेलो, सर। समझ में आ रहा है ये? हेलो यस हेलो, कोई डाउट है तो बताओ किसी को। सर आपने बताया कि ये मतलब गिरने के बाद भी सस्ती रहेगी। हाँ, गिरने के बाद भी क्लॉथ जो लेबर इंटेंसिव था, पहले ज्यादा लेबर यूज करता था, आज बेशक पहले के मुकाबले कम लेबर यूज कर रहा है प्रोडक्शन में क्योंकि लेबर महंगी हो गई है, लेकिन उसके बावजूद स्टील से ज्यादा लेबर यूज कर रहा है। तो यानी वो लेबर इंटेंसिव एक कमोडिटी अगर एक गिवन प्राइस, गिवन वेज और वेज अपॉन रेंट रेशो पर लेबर इंटेंसिव है, तो उसके बढ़ने के बाद भी ये जो पैटर्न है चेंज नहीं होता है। क्लॉथ हमेशा लेबर इंटेंसिव ही रहेगा, बेशक लेबर का प्राइस बढ़ता रहे, वहां पर कंपैरेटिवली ज्यादा लेबर ही यूज हुआ करेगी कैपिटल के मुकाबले। ठीक है, तो उसका कोई स्पेसिफिक रीजन है? हाँ, मैं एक एग्जांपल से रीजन बताता हूँ। जितना मर्जी कैपिटल को सस्ता कर लो, क्या फूड प्रोड्यूस कर सकते हो बिना लैंड के? नहीं। वो हमेशा लैंड इंटेंसिव रहेगा, चाहे जो मर्जी कर। ठीक है, हाँ, कम लैंड की रिक्वायरमेंट जरूर हो सकती है जब कैपिटल बहुत सस्ती हो जाएगी, आपके पास ट्रैक्टर्स आ जाएं, बहुत सारे सोफिस्टिकेटेड मशीनरी आ जाए, तो आप कम लैंड में सेम प्रोडक्शन कर सकते हो और कैपिटल सस्ती भी हो गई है, तो उसी पैसे से आप कैपिटल खरीद के लगा सकते हो। लेकिन क्लॉथ के मुकाबले हमेशा लैंड फूड के सेक्टर में ज्यादा यूज होगा, क्योंकि क्लॉथ क्या उगाते थोड़ी ना है, वो तो कॉटन आती है उसकी वहां से। ठीक है, हो सकता है कि कॉटन की भी जरूरत ना पड़े, आर्टिफिशियल फाइबर क्रिएट कर लें, तो उसमें हमेशा मशीनरी ज्यादा यूज होगी, लेकिन यहाँ पर लैंड होगा जो। इस तरीके से हर एक प्रोडक्ट जो होता है उसके कुछ कोर प्रोडक्टिव फैक्टर्स होते हैं जिनके बगैर वो यूज नहीं हो सकता। ठीक है, ओके।
ओके, तो यहाँ तक बात समझ में आई है सबको? हेलो? ये थोड़ा है, मतलब थोड़ा मुश्किल सा और थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। अगर ऊपर-ऊपर से करते तो देखो जब ही हो जाता, लेकिन क्वेश्चन नहीं बनेंगे। क्वेश्चन आप देखना, मैं दिखाऊँगा, थोड़ी सी डेप्थ है उनमें, ठीक है? तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, तो हमें कॉम्प्रिहेंसिवली स्टेप बाय स्टेप समझने की ज़रूरत है, ठीक है? ये जो रेशोज़, ये जो टेंजेंसी हो रही है ना, ये टेंजेंसी बेसिकली इनकी वजह से हो रही है। ये जो मैंने बताया था, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रोडक्शन फंक्शन वो आइसोक्वांट्स हैं, और कोई कमोडिटी अगर कैपिटल इंटेंसिव है तो वो कैपिटल की तरफ झुका होता है, तो ऑब्वियसली जब उसकी टेंजेंसी होगी, तो देखो इस इंडिफरेंस कर्व को क्या कहते हैं, इससे कंपेयर करो, ये वाला ना, ये वाला इंडिफरेंस कर्व ज्यादा झुका हुआ है उधर कैपिटल की तरफ, ये लेबर की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, इसलिए क्लोथ की सेक्टर में एक गिवन वेज रेट पे जब टेंजेंसी आ रही है ना, तो उसमें ज्यादा लेबर आ रही है और कम कैपिटल, और उधर ज्यादा कैपिटल आ रही है कम लेबर, ठीक है? तो ये नेचर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है। हर पर्टिकुलर कमोडिटी की प्रोडक्शन में एक नेचर होता है कि उसके अंदर कौन सा फैक्टर ज्यादा यूज होना होता है, तो वो उसकी इंटेंसिटी को डिटरमिन करता है। अब हमें देखना है नेक्स्ट कि यहाँ पर भी जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर होगा ना, वो कॉनकेव्ड शेप होगा, कॉनकेव्ड, ठीक है? कॉनकेव टू ओरिजिन, लेकिन इसके जो रीजंस हैं वो डिफरेंट हैं देन इसके रीजन से। यहाँ पर क्या हो रहा था, एक फैक्टर स्पेसिफिक था, तो उधर आप लेबर बढ़ाते हो तो उसका मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ता है, जहां से वो गिर रहा होता है, जहां से लेबर निकल के आ रही होती है, वहां पर मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है। तो फिर क्या होता है, स्टार्टिंग में जब थोड़ी सी आप लेबर लेते हो, ओवर यूटिलाइजेशन हो रही है लैंड की, तो कम फूड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वहां पर मेरी मशीन खाली पड़ी है, बिल्कुल भी लेबर नहीं है क्लॉथ सेक्टर में, तो जैसे ही लेबर आएगी वो ज्यादा प्रोडक्शन करेगी क्लॉथ की। क्लॉथ की देखो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन हुई, और मान लीजिए सिर्फ इतना सा लगा ली, ये सॉरी, ये देखिए इतना सा मैंने यहाँ से फूड लिया, फूड की प्रोडक्शन कम करी, और उससे लेबर जो निकल के आई वो मैंने क्लॉथ में लगाई, तो देखो मेरा क्लॉथ इतना ज्यादा प्रोड्यूस हो गया। लेकिन एंड स्टेज में देखो फिर क्या होता है, ये इतना सारा फूड सेक्रीफाइस करना पड़ेगा आपको इतने से क्लॉथ के लिए। तो ये इंक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक स्पेसिफिक फैक्टर है, और जो है एक जो लेबर है वो जब ट्रांसफर होती है तो उसके मार्जिनल प्रोडक्ट में चेंजेस आ रहा होता है दोनों सेक्टर में, जिसमें जा रही होती है उसमें घट रहा होता है, जहां से निकल के आ रही होती है वहां से मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा होता है। तो ये उसका रीजन था, लेकिन यहाँ पर रीजन थोड़ा डिफरेंट है। हम यहाँ पर एजवर्थ बॉक्स यूज करेंगे और देखेंगे कि क्या रीजन है। तो बेसिकली पीपीएफ के कॉन्केव्ड होने के ना इकोनॉमिस्ट ने 3 रीजन बताए थे, तो एक बहुत ओवर सिंप्लीफाइड रीजन था हैबरलर ने जो बताया था। हैबरलर ने कहा था कि स्टार्टिंग में जो क्लोथ सेक्टर से फैक्टर्स निकल के आएंगे ना, वो बहुत अडेप्टेबल होंगे, तो वो आते ही फूड को ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, या वाइस वर्सा, फूड से निकल के आएंगे और क्लोथ में काम करेंगे, तो वो ज्यादा फूड की प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि वो जो स्टार्टिंग में आने वाले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, लेबर कह लीजिए या कैपिटल, दोनों कह लीजिए या तो, ठीक है, वो ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। लेकिन लेटर जो बंदे और निकल के आ रहे होंगे ना बाद में, वो कम अडेप्टेबल होंगे, ठीक है? क्योंकि आप ही खुद देखो ना, अगर मेरे को बस टीचिंग का ही काम आता है और मुझे पता चले कि कोई और बिजनेस है, जैसे कि स्पोर्ट्स का बिजनेस है, मैं उसमें जाऊं, तो क्या कहते हैं कि मैं अडेप्टेबल कम होगा, लेकिन कोई नए बंदे आ रखे हैं तो वो अडेप्टेबल ज्यादा होंगे, क्योंकि मेरी एक्सपर्टीज यहाँ पर इतनी ज्यादा डेवलप हो गई है, तो मेरे लिए अडेप्टेशन कम होगी। ये एक सुपरफिशियल रीजन, मतलब बढ़िया रीजन नहीं था, लेकिन उन्होंने देना था कुछ रीजन तो दे दिया, ठीक है? फिर पॉल सैमुअल्सन ने एक रीजन दिया था, ठीक है? पॉल सैमुअल्सन का रीजन देखो, ये पॉल सैमुअल्सन का रीजन जो है वो बेसिकली एजवर्थ बॉक्स का रीजन भी है। बस पॉल सैमुअल्सन के रीजन को मैं एजवर्थ बॉक्स में एक्सप्लेन करूंगा, और एक्सप्लेन वहां पर एक्सप्लेन करने से पहले मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करूंगा इस डायग्राम की हेल्प से। तो देखो ये जो इसका जो रीजन है वो ये कहता है, जैसे हमने अभी बात करी कि कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, भले ही आप बिना लैंड के, मतलब मैं टेरेस फार्मिंग कर लूं, मैं वर्टिकल फार्मिंग कर लूं, मैं एक्वाकल्चर कर लूं, एक और भी नई फार्मिंग आ रही है ना, वो आपको पता होना चाहिए कौन सी फार्मिंग है वो, प्रियांशु, जिसमें एग्रीकल्चर गुड वाटर के साथ प्रोड्यूस होते हैं। हेलो?
यस सर। कौन सी है वो? कौन से सर, जिसमें एग्रीकल्चर और वाटर कुछ दोनों मिक्स, लाइवलीहुड दोनों मिक्स कर देते हैं। हाँ 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 हाँ, फिश होते हैं ना। एक्वाकल्चर बोलते हैं नहीं, एक्वा नहीं यार, एक और सर। एक्वापोनिक्स बोलते हैं सर। क्या बोलते हैं? एक्वापोनिक्स बोलते हैं। हाँ, पोनिक्स। एक्वापोनिक्स। हाँ, एक्वापोनिक्स, ठीक है, एक्वापोनिक्स। ये इजराइल से आई है टेक्निक। इजराइल में ऐसे करते हैं कि, और इजराइल की कंपनी है जो यूएस में भी ये काम कर रही है कि पौंड बना दिया, पौंड से ही में ही यहाँ पर ही सब्जियां वब्जियां भी उगा रहे हैं, उनकी जो रूट्स हैं वो पानी से न्यूट्रिएंट ले रही हैं जमीन की बजाय, और इसके अंदर फिशेज है, तो फिशेज जो एक्सक्रीटा करती हैं वो न्यूट्रिएंट्स कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो यहाँ से सीधा दो काम हो रहे हैं, एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं, ठीक है। तो सैमुअलसन का रीजन जानते हैं। सैमुअलसन कहता है कि सारे रिसोर्सेज कैपिटल और लेबर गुड वाई पे लगा दूं तो ये मिलेगा, और गुड एक्स पे लगा दूं तो ये मिलेगा, और क्योंकि मेरा प्रोडक्शन फंक्शन कौन सा है, कॉफ डगलस, और होमोजेनिटी डिग्री 1, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर बिना ये देखे कि जो गुड एक्स है वो ज्यादा लेबर इंटेंसिव है, वहां पर लेबर की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और यहाँ पे कैपिटल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। यहाँ पर 2 लेबर की रिक्वायरमेंट होती है एक कैपिटल के साथ, और यहाँ पर मान लीजिए मेरी 100 है पूरी, ठीक है। यहाँ पर उल्टा है, यहाँ पे 2 कैपिटल की रिक्वायरमेंट यूज होती है एक लेबर के साथ, ठीक है। अब सारी यहाँ पर लगा रखे थे मैंने, यहाँ पर 100 लेबर 100 कैपिटल, मुझे चाहिए कितनी थी, ये वाई की प्रोडक्शन जो है मैं कम रिसोर्स में भी कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैंने सारे रिसोर्सेज यहाँ लगा रखे हैं। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। अगर मैं ये 100 में से 50 दे दूं, 50 इसको दे दूं एक्स को, 50 दे दूं वाई को, तो प्रोडक्शन पॉइंट पता क्या होगा, एम होगा। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है ना। तो अगर मैंने 100 लगा रखे थे, 100 लेबर 100 कैपिटल अगर वाई की प्रोडक्शन में लगा रखी थी, तो 100 कमोडिटी अगर प्रोड्यूस हो रही थी, तो अगर उन्हें आधा आधा करता हूं तो इसका मतलब 50 वहां होंगी, और यही 50 वहां पर जाएंगी एक्स की प्रोडक्शन में, तो वहां पर भी 50 क्लॉथ प्रोडक्शन होएगा, ठीक है। लेकिन आपको नहीं लगता कि आप दोनों की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो और इस पॉइंट पर आ सकते हो यहाँ पर? पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पर जब मैंने कैपिटल ट्रांसफर करी 50 कैपिटल और 50 लेबर, तो मेरे को सिर्फ 25 कैपिटल चाहिए थी भैया, 25 कैपिटल, मेरे को लेबर 50 चाहिए थी, लेकिन वो 25 कैपिटल जो आपने एक्स्ट्रा मेरे ऊपर थोपी, उससे प्रोडक्ट में कोई डिफरेंस नहीं आया, पर रिसोर्सेज आ गए। वही रिसोर्सेज अगर आपके पास रखूं वाई के पास, और मेरे को सिर्फ मेरे को जो ज्यादा इंटेंसिव फैक्टर मैं यूज करता हूं अपने एक्स की प्रोडक्शन में वो ज्यादा मिले, और दूसरा जो मैं कम यूज करता हूं उसकी मेरे को पूरी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है जितना आपने ट्रांसफर करा, अगर वो भी मैंने अपनी लेबर सेक्टर अपने एक्स गुड की प्रोडक्शन में यूज करे, तो हम लोग केवल एम पर प्रोड्यूस कर पाएंगे, यानी इतना वाई और इतना एक्स। लेकिन ये सेम लेवल ऑफ एक्स रहेगा अगर मैं 25 कैपिटल वापस उठा लूं इसको जो मैंने एक्स्ट्रा दी, क्योंकि इसको तो 50 लेबर चाहिए थी 25 कैपिटल, और मैंने दोनों 50-50 दे दी। अगर मैं 25 वहां से निकाल भी लूं तो मैं क्या कर सकता हूं, उस 25 कैपिटल से मेरी प्रोडक्शन बढ़ जाएगी कैपिटल इंटेंसिव की, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा कैपिटल यूज करता है। तो आप देखो एक हायर प्रोडक्शन फ्रंटियर पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन को मैं अब देखो एक्सप्लेन कर रहा हूं एजवर्थ बॉक्स से। यहाँ पे देखो ये जो कर्व है, ये डार्क ब्लू वाला कर्व है ये, और ये जो स्ट्रेट स्ट्रेट लाइन है, ये वाली स्ट्रेट लाइन है, ये डैश 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 डॉट डॉट, ठीक है। तो देखो ये हो क्या रहा है यहाँ पे। अब इसीलिए मैंने कहा था देखो इकोनॉमिक्स में ना सब कुछ जुड़ा हुआ है। यहाँ पर हम हाल्वेरियन वाला कंसेप्ट यूज कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट कर्व का और परेटो ऑप्टिमैलिटी का। तो देखो ये परेटो ऑप्टिमल पॉइंट्स है सारे जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर पे हैं, और ये कैसे निकल के आ रहे हैं देखो यहाँ पे, क्योंकि वाई जो है कैपिटल इंटेंसिव है, एक्स जो है लेबर इंटेंसिव है। तो देखो अगर
यहां पर हो W डॉट पे, ये वाला तो यहां पर सेम x3 लेवल रह सकता है x का, और मैं y का लेवल बढ़ा सकता हूं। y का जो ये आइसोकॉन्ट है, ये जो लोअर लेवल ऑफ आउटपुट को रिप्रेजेंट करता है, ये वाला, इसको मैं राइटवर्ड शिफ्ट कर सकता हूं अगर रिसोर्सेज इतनी लेबर इसको और दे दूं और इतनी कैपिटल घटाऊं अपनी, तो ये टेंजेंसी पॉइंट यहां पर बन रहा है, उधर नहीं बन रहा है, उधर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और जब भी इंडिफरेंस कर्व एजवर्थ बॉक्स के अंदर इंटरसेक्ट करते हैं, तो हम लोगों ने इसकी इकोनॉमिक रेशनल इकोनॉमिक इंट्यूशन अच्छे से डिस्कस करी थी। तब क्या होता है, यानी एक्सचेंज ऑफ गुड्स, और या फिर प्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में कहें तो एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज ऑप्टिमल नहीं है, और उसको हम ऑप्टिमल बना सकते हैं। सेम मेरा x3 रहेगा, सेम मेरा x3 रहेगा, पर मेरा y1 से y2 पे पहुंच जाएगा, 100 से 130 पे पहुंच जाएगा अगर इतने रिसोर्सेस, ये वाली लेबर कैपिटल, इतनी कैपिटल x गुड से शिफ्ट कर दूं y में, और इतनी लेबर शिफ्ट कर दूं, ठीक है, क्योंकि ये दोनों मेरे पास ना एक्स्ट्रा पड़े हुए थे। हेलो 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 यस सर। हाँ, Yes. एक चीज उल्टा बोल गया आप लोगों ने, किसी ने बताया भी नहीं ध्यान है। ये कैपिटल इंटेंसिव है y, तो यानी मैं इसको, मेरे पास x की प्रोडक्शन में सरप्लस कैपिटल पड़ी हुई है जिसकी की रिक्वायरमेंट नहीं है, उस कैपिटल को मैं इसे ट्रांसफर कर दूं तो y में कैपिटल बढ़ गई, और बदले में क्या, जहां पर y के पास ज्यादा लेबर पड़ी हुई है, बदले में ये लेबर अपने पास ले लूं, तो यानी मेरे को क्या मिला, ये लेबर मिल गई। मैं इस पॉइंट से, ब्लैक वाला कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, x4, ये देखो ब्लैक वाले जो आइसोक्वांट है वो x कमोडिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लू वाले y कमोडिटी को। तो देखो मेरा x3 सेम आउटपुट रहेगा, ठीक है, मैं एक्स्ट्रा सरप्लस कैपिटल पड़ी है और उसके पास सरप्लस लेबर पड़ी है, मैं कैपिटल उसे दे देता हूं और लेबर अपने पास ले लेता हूं, तो मेरा आउटपुट सेम रहेगा यहाँ पर, लेकिन दूसरे का बढ़ जाएगा क्योंकि उसको कैपिटल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, और मेरे पास जो लेबर आएगी उससे मैं अपनी उस थोड़ी सी कैपिटल का काम चला लूंगा, क्योंकि मेरा तो गुड जो एक्स है वो लेबर इंटेंसिव है। ठीक है, समझ आया एक्सप्लेनेशन? हेलो, तो ये जो निकल के आ रहा है ना, ये जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, पीपीएफ के फ्रंटियर से डिफरेंट एक्सप्लेनेशन है। वहां पर स्पेसिफिक था, फैक्टर चेंज नहीं हो सकते थे, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर में ऊपर नीचे चेंज आता था, तो उसकी वजह से ये स्लोप फॉर्म डिस्क्राइब करते थे। यहां पर तो लेकिन लेबर और कैपिटल दोनों ही सब्स्टिट्यूटेबल है और मोबाइल है, तो हम क्या करेंगे, एक ऑप्टिमल बंडल ढूंढेंगे। हमें अगर लैंड की रिक्वायरमेंट फूड के सेक्टर में ज्यादा है तो क्लॉथ के में उसे क्यों रखें, ज्यादा लैंड वहां रखो फूड सेक्टर में, और ज्यादा मशीन की रिक्वायरमेंट क्लॉथ में, क्लॉथ ज्यादा अच्छे से यूज करता है उसको, तो उसको वहां पर रखो। ये सिंपल टर्म में अगर बताऊं तो एक बैट्समैन अगर ओपनर अच्छा है तो क्यों उसे वन डाउन भेज रहे हो, और जो वन डाउन अच्छा है उसको आप ओपनर भेज रहे हो, तो मैक्सिमम स्कोर जब इंप्रूव होएगा जब ओपनर को वन डाउन से ओपनर पे जाने दो, ओपनर पर जो जा रहा है वन डाउन वाला उसको वन डाउन पे आने। समझ में आ रहा है? हेलो हेलो, जो लेबर इंटेंसिव है, जो सेक्टर लेबर इंटेंसिव है, लेबर कंपैरेटिवली कैपिटल से ज्यादा यूज करता है, उसके पास ज्यादा लेबर अगर होगी तो ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस होगा इकोनॉमी में, ज्यादा क्लॉथ प्रोड्यूशन होगा, और अगर वैसे ही कैपिटल फूड सेक्टर ज्यादा यूज करता है तो उसके पास ज्यादा कैपिटल होगी तो ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हमें रिसोर्सेज की एलोकेशन इस तरीके से करनी है कि मैक्सिमम आउटपुट आए, और जब ऐसी रिसोर्स की एलोकेशन होगी कि वो ऑप्टिमल होगी तो हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर मिलेगा इस तरीके का। ये सारा टेंजेंसी पॉइंट्स हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, यही रिफ्लेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ये आप समझ गए होगे, रिवाइज करोगे, रीड मारोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं हम एजम्पशंस पे। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि अभी तक हमने किया क्या, 4 ही पेज हुए हैं, अभी कैसे करेंगे कंप्लीट इसे, लेकिन हमने बहुत कुछ किया है क्योंकि ये जो भी एजम्पशंस है ऊपर हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। तो देखो कैसे, फर्स्ट एजम्पशन देखो, 2 कंट्री 2 होमोजीनियस प्रोडक्ट, होमोजीनियस गुड, होमोजीनियस वर्ड का मतलब होता है एकदम सेम। ठीक है, 2 होमोजीनियस गुड, ठीक है, यानी
क्लॉथ 10 यूनिट क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहा हूं तो सारे के सारे सेम क्वालिटी के क्लॉथ है, क्लॉथ 1 क्लॉथ 2 क्लॉथ 3 सेम है, ठीक है। और दो होमोजेनियस फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल। तो अगर होमोजेनियस लेबर को बोल रहा हूं तो 10 लेबर है तो सारी एक जैसी क्वालिटी के लेबर 1 ठीक है। और इनिशियली लेवल फिक्स्ड, क्या है ये, फिक्स्ड, इनिशियल लेवल्स आर फिक्स्ड, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का इनिशियल लेवल फिक्स्ड है, यानी 100 लेबर थी अगर कंट्री ए में और 50 कैपिटल थी, वो फिक्स्ड है, ठीक है, वो फिक्स्ड ही रहेंगी, ठीक है। और डिफरेंट भी थी, अगर मेरी 100 और 50 थी तो वहां पर अलग होनी चाहिए, उसकी रेशो अलग होनी चाहिए। एब्सोल्यूट लेवल बेशक डिफरेंट हो सकता है 400 200, तो वो क्या होएगा, नहीं चलेगा। क्यों, उसकी तो हाफ ही बनेगी ना लेबर एंड कैपिटल, और हमारी भी हाफ ही है, तो इस हाफ से डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट सेंस में डिफरेंट हो सकती है, ठीक है, 800 700 हो सकती है, लेकिन जो फैक्टर अबंडेंस की मैंने आपको जो बात की थी वही वाली सिचुएशन है। और दोनों के जो फैक्टर हैं लेबर और कैपिटल, दोनों की उसकी जो रेशो निकल के आती है जब उनको मेजर करते हैं दोनों कंट्रीज में, डिफरेंट है, और वो हमेशा डिफरेंट ही रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, कांस्टेंट माना हुआ है। सेकंड, टेक्नोलॉजी आइडेंटिकल है दोनों कंट्रीज में। अगर एक क्लॉथ लेबर इंटेंसिव मेरी कंट्री में है तो वो लेबर इंटेंसिव दूसरे की कंट्री में भी है। ऐसा नहीं है कि मेरी कंट्री में वो लेबर इंटेंसिव है, दूसरी की में वो कैपिटल इंटेंसिव है। अगर ऐसा हुआ तो फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल और एचओ मॉडल ब्रेक हो जाएगा। तो इसीलिए इसको एज्यूम करा गया पहले से, ठीक है। हम देखेंगे, ब्रेक करके देखेंगे इसे फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल जब करेंगे। पॉइंट नंबर 3, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, अभी उसका जो रैशनल था वही एक्सप्लेन करा है मैंने आपको, ठीक है, ये हो गया। क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4, ठीक है, डिफरेंट टू कमोडिटीज हैव डिफरेंट रिलेटिव फैक्टर इंटेंसिटी। हाँ, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, एक कैपिटल इंटेंसिव होनी चाहिए, एक लेबर इंटेंसिव। और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो जो लेबर इंटेंसिटी अगर कैपिटल क्लॉथ अगर लेबर इंटेंसिव है, स्टील अगर कैपिटल इंटेंसिव है, तो वो दोनों की वो लेबर इंटेंसिव ही रहेगा, वो कैपिटल इंटेंसिव ही रहेगा, डिफरेंट वेज एंड रेंट की रेशो पे। यानी जब लेबर महंगी होती जा रही है तो ऐसा नहीं है कि जो क्लॉथ लेबर इंटेंसिव था वो अचानक कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगा और स्टील लेबर इंटेंसिव हो जाएगा, नहीं, दोनों लेबर का कम यूज करेंगे। जो एक्सप्लेनेशन मैंने ऊपर उस डायग्राम से दिया, दोनों लेबर का कम यूज करेंगे, लेकिन जो पहले लेबर इंटेंसिव था वो आज भी लेबर इंटेंसिव ही रहेगा, ठीक है। फिर परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। परफेक्ट कंपटीशन एग्जिस्ट की अजम्पशन, ये मॉडल ही सारे परफेक्ट कंपटीशन बेस्ड है। ओल्ड थ्योरीज में आता है एचओ मॉडल, ये परफेक्ट कंपटीशन ही बेस्ड है। मोनोपोलिस्टिक में भी आता है एचओ मॉडल, हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है तो छोड़ दिए हैं। मोनोपोलिस्टिक में हमारे सिलेबस का पार्ट है इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड, तो वो हम करेंगे आगे। तो यहाँ पर परफेक्ट कंपटीशन में यही है कि जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक सेक्टर से दूसरे में मूव करेंगे तो उनको वेजेस दोनों सेक्टर में सेम मिलेंगी, ठीक है। ये बेसिकली परफेक्ट कंपटीशन की अजम्पशन का रैशनल है, इसीलिए ये अज्यूम करी गई है। और आप देखो यहीं से क्वेश्चन बनाते हैं, इन अजम्पशन को थोड़ा सा ट्विक करेगा प्रोफेसर और क्वेश्चन फ्रेम करेगा। तो अगर ये अजम्पशन आपको पता है, दिमाग में समझ में आई हुई है, तो आप क्वेश्चन को डिकोड कर लोगे। 7th पॉइंट है, परफेक्टली मोबाइल है विद इन ईच कंट्री। दोनों फैक्टर लेबर और कैपिटल एक इंडस्ट्री से क्लॉथ से स्टील, स्टील से क्लॉथ में आ सकते हैं, लेकिन उसी कंट्री के अंदर, ठीक है, दूसरी कंट्री में नहीं जा सकते। तो दोनों कंट्री की जो लेबर जो फैक्टर अबंडेंस है, अगर एक कंट्री लेबर अबंडेंट है और दूसरी कंट्री कैपिटल अबंडेंट है, और जो कि हमने कैलकुलेट करा है उनकी लेबर और कैपिटल रेशो को कैलकुलेट करके वो वैसे के वैसे ही रहेंगे, ठीक है। एक कंट्री में आपस में एक गुड की प्रोडक्शन से दूसरे गुड में जा सकते हैं, लेकिन जो फैक्टर्स हैं, मेरी लेबर मेरे देश में रहेगी, उनकी लेबर उनके देश में रहेगी, मेरी लेबर उसके देश से कंपैरेटिवली रिलेटिवली ज्यादा थी तो हमेशा मेरे पास ही ज्यादा रहेगी। हाँ, इस लेबर और ये, क्योंकि ये जो ट्रेड हो रहा है ये रिसोर्स अबंडेंस के डिफरेंस की वजह से हो रहा है, तो यानी कहीं ना कहीं ये रिसोर्सेज मूव करने चाहिए, लेकिन ये डायरेक्टली मूव नहीं करेंगे। ये पता है किसकी फॉर्म में मूव करेंगे, ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मूव करेंगे। अगर मैं लेबर इंटेंसिव लेबर अबंडेंट कंट्री हूँ और मैं जो गुड प्रोड्यूस करूंगा, मैं वो वाला गुड प्रोड्यूस करूंगा, गुड दोनों प्रोड्यूस करूंगा सॉरी, लेकिन एक्सपोर्ट वो गुड प्रोड्यूस करूंगा, एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्ट वो वाला गुड करूंगा जिसमें लेबर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि आपने ऊपर देखा ना
वो जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर है, उस पर पॉइंट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ज़्यादा जो लेबर इंटेंसिव गुड होता है, उसमें ज़्यादा लेबर रखनी होती है। तो अगर मेरा ज़्यादा लेबर इंटेंसिव गुड है और ज़्यादा मेरे पास लेबर है, तो मैं उस देश में प्रोडक्शन लेबर इंटेंसिव गुड की ज़्यादा होगी, तो वो उसी को एक्सपोर्ट करेगा। तो जब मैं उसको एक्सपोर्ट कर रहा हूँगा, तो आपको नहीं लगता इनडायरेक्टली मैंने अपनी लेबर एक्सपोर्ट करी, और उस देश में लेबर कम थी, तो उन्होंने वही प्रोडक्ट लिया जो क्या करा, वही प्रोडक्ट लिया जो लेबर से बना हुआ है। तो अगर आज उनके पास लेबर कम है, तो वो ये सोच रहे हैं कि लेबर तो माइग्रेट करके आ नहीं सकती, माइग्रेट करके आएगी, सिटीजनशिप राइट देने होंगे, पॉलिटिकल राइट देने होंगे, तो ट्रेड ही कर लो ना। तो ट्रेड कर लेते हैं, तो एक तरीके से हमने उनकी सरप्लस लेबर की फैसिलिटी का यूज कर लिया। तो इनडायरेक्टली ऐसे मूव होते हैं, ठीक है। फिर है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं है, टैरिफ कोटा वगैरह नहीं है, अगर ये सब होगा तो गेम बिगड़ जाएगा। अब फैक्टर अबंडेंस की बात करते हैं, हालांकि अभी तक हमने डिस्कस करा है, लेकिन इसको और अच्छे से करते हैं। तो इसकी दो डेफिनेशन होती है, फिजिकल और प्राइस डेफिनेशन। हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, Yes, समझ sir. यस सर, समझ आ रहा है? यस सर, यस सर। ब्रेक चाहिए क्या? मैं तो देखो इसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, बस आज कोऑपरेट कर दो, ये मोटा पे वो है। और अब आगे ये जल्दी से हो जाएगा, स्टार्टिंग में हमें बहुत सारा टाइम लगा, बाकी के पेजेस इतनी देर से कम में ही हो जाएंगे। तो करना है, अगर ब्रेक लेना है तो 5 मिनट का दे सकता हूँ, पानी वानी पीना हो तो। हेलो हेलो हेलो, यस सर। 5 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ, आप पानी वानी पी लो, ठीक है। मैं भी पी लेता हूँ, 5 मिनट में शुरू करते हैं, ठीक है। आज कोऑपरेट कर दो, ये हैवी टॉपिक है, और उसके बाद बाकी के टॉपिक जल्दी जल्दी होंगे ट्रेड में, ठीक है। ओके, 5 मिनट से ज्यादा मत लेना भाई, ठीक है। ठीक है सर।
हेलो हेलो यस सर। अच्छा, कोई डाउट है अभी तक किसी को यहाँ पे अभी? हेलो नो सर। हेलो, शुरू करें? यस सर। यस सर। तो फैक्टर अबंडेंस की बात हो रही है। अबंडेंस का वर्ड का मतलब आपको पता है कि ज्यादा। तो क्योंकि दो कंट्रीज में ट्रेड की बात हो रही है, ट्रेड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, और एचओ मॉडल जो है
ट्रेड का रीजन क्या बताता है? फैक्टर अबंडेंस। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन क्या है? वो जो ए 2 टैब है, बाकी की सारी बंद है, एक ही टैब ओपन है, फैक्टर अबंडेंस वाली। फैक्टर अबंडेंस के डिफरेंस की वजह से क्यों ट्रेड होना चाहिए, क्यों ट्रेड होता है, कैसे ट्रेड होता है, यही एचओ मॉडल है, ठीक है। तो अब फैक्टर अबंडेंस में डिफरेंस होगा तभी ट्रेड होगा। फैक्टर अबंडेंस में डिफरेंस को मेजर कैसे करें? तो उसके 2 तरीके हैं, एक तो फिजिकल डेफिनेशन और एक प्राइस डेफिनेशन है। तो फिजिकल डेफिनेशन तो बहुत इजी है, जो अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे। प्राइस डेफिनेशन थोड़ी ट्रिकी है, ठीक है। तो फिजिकल डेफिनेशन का मतलब है कि कंट्री ए, कंट्री बी, एग्जांपल बता रहा हूं, बस सिंपल सा समझ लेना आप। कंट्री ए में अगेन रिलेटिव है ये, क्योंकि रेशो है, एब्सोल्यूट है नहीं। फिर से बता रहा हूं, बता चुका हूं ऐसे ऊपर कि यहाँ पर अगर 100 कैपिटल है और 50 लेबर है, तो इसकी कैपिटल लेबर रेशो, या उल्टा भी लिख सकते थे, लेबर कैपिटल, तो इसकी कैपिटल लेबर रेशो हो रही है भैया 2, ठीक है। और इसकी क्या है? इसकी 200 बी में 200 कैपिटल और 25 लेबर, तो ये है 8, ठीक है। तो देखा जाए तो कौन सा कैपिटल इंटेंसिव हुआ? ए, क्योंकि 8 गुना ज्यादा है लेबर, और उसमें सिर्फ 2 गुना ज्यादा है लेबर कैपिटल। यहाँ पर 8 गुना ज्यादा है कैपिटल, वहां पर सिर्फ 2 गुना ज्यादा है कैपिटल। तो कौन सा कैपिटल इंटेंसिव हुआ भाई? बी हो रहा है। तो ये जो कैपिटल लेबर रेशो हुई या लेबर कैपिटल रेशो हुई, इससे हम चेक करते हैं कि कौन सी कंट्री कौन से फैक्टर में अबंडेंट है। एब्सोल्यूट लेवल में देखा जाए तो हो सकता है दोनों ही कैपिटल और लेबर एब्सोल्यूट लेवल, ये फिर से एडम स्मिथ आ रहा है, और कंपैरेटिव फिर से कौन आ रहा है? रिकार्डो। तो एब्सोल्यूट की सेंस में हो सकता है दोनों लेबर और कैपिटल एक कंट्री के अंदर ज्यादा हो, जैसे कि मान लीजिए ये 2000 और ये 1000 लेबर 2000 कैपिटल, और बी में मान लीजिए ये 2 की रेशो बन रही है ना, यहाँ पर हम 1 की रेशो बना रहे हैं, तो 500 कैपिटल 500 लेबर, ठीक है। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज तो ये कह रहा है कि कैपिटल भी इसके पास ज्यादा है, लेबर भी इसके पास ज्यादा है, और ट्रेड क्यों होना चाहिए फिर? लेकिन कंपैरेटिव एडवांटेज क्या कह रहा है? कि कंपैरेटिव एडवांटेज कह रहा है कि नहीं, ट्रेड होना चाहिए। यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में डिफरेंस है। यहाँ पर क्या है कि रिलेटिव अबंडेंस में डिफरेंस है। एब्सोल्यूट में तो बेशक कंट्री ए के अंदर लेबर भी ज्यादा है, कैपिटल भी ज्यादा है, लेकिन अगर रिलेटिव टर्म में बात करें तो देखो इसके पास दोनों ही कम है, लेकिन इसकी रेशो क्या निकल के आ रही है कैपिटल लेबर की? बराबर। तो इसका मतलब ये बोलेंगे कि कंट्री बी जो है लेबर अबंडेंट है और वो कैपिटल अबंडेंट है। और क्योंकि अब इनके अबंडेंस में डिफरेंस है, तो कंपैरेटिव एडवांटेज के अकॉर्डिंग ट्रेड होना चाहिए। इसीलिए ये क्वेश्चन ऐसे ट्विस्ट करके भी दे रखा है कि रिकार्डियन थ्योरी को बेटर एक्सप्लेन करता है एचओ मॉडल, ना कि उसे रिप्लेस करता है। क्योंकि ये देख रहे हो ना आप, कंपैरेटिव एडवांटेज ही तो है किसका? रिसोर्स अबंडेंस का, ठीक है। तो ये फिजिकल डेफिनेशन होती है अबंडेंस की। प्राइस डेफिनेशन क्या होती है? प्राइस डेफिनेशन में हम लोग क्या करते हैं, इनकी फिजिकल क्वांटिटी को नहीं कंपेयर करते हैं कि कैपिटल और लेबर रेशो को ऐसे कंपेयर नहीं करेंगे हम, बल्कि इनके प्राइस को कंपेयर करेंगे। हम ये देखेंगे कि अबंडेंस से क्या मतलब हुआ, हमें तो प्रोडक्ट चाहिए ना, तो बेशक उनकी अबंडेंस जो है उनके पास रहे, हमें क्या लेना देना। हमें तो ये चाहिए कि कौन से देश में लेबर सस्ती है, कौन से में कैपिटल महंगी है या कैपिटल सस्ती है, उस बेसिस पे हम ट्रेड करेंगे। तो उसमें उसके क्योंकि वो जो उनका जो प्राइस होगा रिलेटिव, लेबर का वेज और कैपिटल का रेंट, वही तो इनपुट कॉस्ट के अंदर जाएगा, वही तो प्राइस के अंदर जाएगा, कमोडिटी की प्राइस कॉस्ट में जाएगा। तो हमें बजाय फिजिकल डेफिनेशन के ये फोकस होना चाहिए, ये कहता है प्राइस डेफिनेशन। बट पता है चक्कर ये है कि हेक्सर-ओयलिन मॉडल ने 2 ऐसी अजम्पशंस लगाई,
टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों को कांस्टेंट रखा, ऊपर वाला डायग्राम याद करो, ये कांस्टेंट, दोनों कांस्टेंट मतलब दोनों कंट्री में सेम, ये भी दोनों कंट्री में सेम। जब ये दोनों सेम होंगे ना, तो अगर एक कंट्री फिजिकल डेफिनेशन के हिसाब से लेबर अबंडेंट है, तो वो प्राइस डेफिनेशन के हिसाब से भी लेबर अबंडेंट रहेगी। तो फिर ये सिनोनिमस बन जाते हैं, एचओ मॉडल की एजम्पशन की वजह से ये सिनोनिमस बन जाते हैं। लेकिन अगर एचओ मॉडल की ये दो एजम्पशन हटा दी जाए, ये और ये, तो ऐसा हो सकता है कि एक कंट्री फिजिकल टर्म में कैपिटल अबंडेंट है, उसके पास 2000 कैपिटल है और 1000 लेबर है, और ये जो कंट्री ए और जो कंट्री बी है उसके पास जो है 1000 लेबर है और 1000 कैपिटल और 2000 लेबर है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये कंट्री ए कैपिटल अबंडेंट है और ये कंट्री बी लेबर अबंडेंट है, ये कैपिटल ये लेबर, ठीक है, अगर फिजिकल डेफिनेशन के टर्म में देखें। लेकिन अगर टेक्नोलॉजी चेंज कर दी जाए और टेस्ट एंड प्रेफरेंस को कांस्टेंट ना माना जाए, तो ऐसा हो सकता है इनका प्राइस डिफरेंस ना हो। जरूरी नहीं है कि ये जो कैपिटल अबंडेंट है इसमें क्या होगी, इसकी जो रेशो होगी RW लोअर होगी, क्योंकि अगर लोअर होगी तो कैपिटल अबंडेंट होगी ना। कैपिटल अबंडेंट होने के लिए प्राइस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कंट्री ए में क्या होना चाहिए, सस्ता रेंट महंगी वेज, तो ये लोअर होनी चाहिए, ये तो हायर होनी चाहिए फिजिकल टर्म में हायर, और ये लोअर होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हाई होगी कैपिटल तो सप्लाई बहुत ज्यादा है तो सस्ती मिल रही होगी रेंट पे, और कंट्री बी में क्या होनी चाहिए, अगर ये लेबर अबंडेंट है तो इसका क्या होना चाहिए, W सस्ता होना चाहिए, क्योंकि लेबर बहुत ज्यादा है तो ये डिनोमिनेटर कम होना चाहिए, ये हाई होनी चाहिए, ये रेशो हायर होनी चाहिए, इसकी ये रेशो लोअर होनी चाहिए। लेकिन पता है ये चैनल ना ब्रेक हो सकता है, कैसे? फॉर एग्जांपल फिजिकल डेफिनेशन में ये कंट्री कैपिटल सरप्लस है और ये कंट्री कैपिटल इंटेंसिव गुड प्रोड्यूस करती है, यानी स्टील। सपोज करो इस कंट्री के जो कंज्यूमर्स हैं वो स्टील ही ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो उनका एक यूटिलिटी फंक्शन आएगा S, और क्लॉथ और S का वेट जो है 0.8 है और इसका 0.2। वो क्या करते हैं, क्लॉथ कम कंज्यूम करते हैं और स्टील ज्यादा कंज्यूम करते हैं। तो बेशक आपके पास वो फैक्टर की सप्लाई बहुत ज्यादा थी जिसको इंटेंसिवली यूज करा जाता है स्टील के अंदर, लेकिन आपकी डिमांड भी स्टील की ज्यादा थी, इसीलिए आपकी कंट्री में क्या होगा, ये कम नहीं होगा, लो नहीं होगा, उल्टा हाई होगा। और यहां पर तो ये हाई था ही, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि दूसरी कंट्री में, ये तो कंट्री 1 है, ये U2 स्टील की 0.2 हो और इसकी 0.8 हो, तो वहां पर फिर ये उल्टा हो सकता है। तो ये जो डिफरेंस होना है ना प्राइस डेफिनेशन में, RW और RW1 कंट्री 1 और RW2 कंट्री 2 में, ये डिफरेंस की वजह से ट्रेड होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब वहां पे लेबर सस्ती मिलती है, तभी लेबर अबंडेंट है, तभी तो लेबर सस्ती मिलती होगी। लेकिन ये दो बातों पे निर्भर करता है कि वहां पर टेक्नोलॉजी, क्या गुड 1 के अंदर लेबर ही ज्यादा यूज होती है, क्या पता मेरे देश में टेक्नोलॉजी ऐसी हो कि लेबर ज्यादा यूज होती है क्लॉथ के अंदर, लेकिन वहां पर कैपिटल ज्यादा यूज होती हो। तो अगर ये दो असम्पशन हिलाएंगे ना टेक्नोलॉजी की, और क्या पता वहां पर जिस चीज का फैक्टर अबंडेंट है, स्टील के लिए स्टील कैपिटल इंटेंसिव है और कैपिटल वहां पर अबंडेंट है, लेकिन क्या पता कंजम्पशन भी वहां पर स्टील की ज्यादा होती हो मेरे देश के कंपैरिजन में, तो फिर वहां पर बेशक भी वहां पर कैपिटल ज्यादा है, उसकी जो रेंट होगी वो ऑलरेडी बहुत हाई होगी, ठीक है। और जब उसकी ऑलरेडी बहुत हाई होगी तो वहां पर क्या होगा, स्टील महंगा होगा। हो सकता है मेरे देश के स्टील के प्राइस के बराबर ही हो, मेरे देश में तो स्टील महंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पर कैपिटल कम है, वहां पर स्टील महंगा इसलिए क्योंकि वहां पर कैपिटल तो ज्यादा है लेकिन डिमांड भी वहां ज्यादा है। तो अगर ये डिफरेंस नहीं होगा तो ट्रेड काहे का,
ट्रेड नहीं होगा। तो यानी ये दो बहुत स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस हैं। टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड टेक्नोलॉजी, ये कांस्टेंट मान के चलता है एचओ मॉडल। जब ये दोनों को कांस्टेंट मान के चलता है तो फिजिकल डेफिनेशन प्राइस डेफिनेशन में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाती है। ट्रिकी है ये पॉइंट, इसको सुनना जो मैंने बोला है यहाँ पे बार बार रिकॉर्ड करके, रिकॉर्डिंग में देख लेना और डिवाइस करना। है ऐसा कोई जो ये कह सके 100% पक्का समझ आ गया? हेलो 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 हेलो, एनीवन? यस सर। नहीं सर। किसी को आया, कोई है मतलब पक्का समझ आया हो? दोबारा बता दो एक बार। हेलो हेलो, यस सर। अरे कोई बोलेगा? किसी को समझ नहीं आया पक्का? चलो दोबारा बता। ये चीज को छोड़ के रट्टा मारने का पॉइंट नहीं बनता, क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, तो ये पता ही होना चाहिए। फिजिकल डेफिनेशन समझ में आई है? हेलो, लेबर अबंडेंट और कैपिटल अबंडेंट कौन सी कंट्री होगी? कैपिटल अबंडेंट वो कंट्री होगी जिसकी कैपिटल अपॉन लेबर रेशो हाई है। अगर कंट्री ए में हाई है, कंट्री बी से रेशो आपको निकालना आता ही है। उसके देश में जितनी कैपिटल होगी उसके देश के लेबर से डिवाइड कर दो। तो अगर कैपिटल लेबर रेशो ए का बी से ज्यादा आ रहा है तो वो कैपिटल अबंडेंट है, और उल्टा है तो बी कैपिटल अबंडेंट है। और अगर ए कैपिटल अबंडेंट है तो बी क्या हुआ? उल्टा, लेबर अबंडेंट। अगर ये इसमें कैपिटल ज्यादा है कंपैरेटिवली लेबर के, तो बी के अंदर यानी डिनोमिनेटर बड़ा होगा कैपिटल से, तो लेबर अबंडेंट होगी। ये बात समझ में आई? हेलो, यस सर। ये समझ में आया? प्राइस डेफिनेशन नहीं समझ में? देखो अब अपना लॉजिक लगाओ दिमाग का। देखो बहुत ट्रिकी है ये थोड़ा सा, लेकिन इतना भी नहीं है, बस थोड़ा थिंकिंग है। ठीक है, जिस देश में कैपिटल ज्यादा है वहां पर, और मान लीजिए ये फिजिकल डेफिनेशन, मेरे देश में कंट्री ए में कैपिटल लेबर रेशो ज्यादा है, तो यानी कैपिटल ज्यादा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि मेरे देश में कैपिटल लेबर रेशो ज्यादा है तो वो कन्वर्ट हो जाएगी RW अपॉन कम में? क्योंकि अगर मेरे देश में कैपिटल ज्यादा है तो उसका रेंट कम ही होगा ना कंपैरेटिवली दूसरे देश से। यस सर। ये यस सर। यस सर। पक्का? ठीक है, तो ये डायरेक्ट रिलेशन हो रहा है इनके बीच में। ठीक है, आपको ये डिकोड करना है। ये डायरेक्ट रिलेशन दो एचओ मॉडल की दो अजम्पशन पे बेस्ड है। वो अजम्पशन ये कि टेस्ट एंड प्रेफरेंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों कंट्री में सेम है। अगर मान लो इस देश के कंट्री ए के पास कैपिटल लेबर रेशो ज्यादा है, ठीक है, कंट्री बी की कैपिटल लेबर रेशो से, ठीक है, लेकिन कंट्री ए के अंदर स्टील जो कि कैपिटल इंटेंसिव है बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है। तो अगर आपके पास एक गुड को प्रोड्यूस करने का फैक्टर ज्यादा है लेकिन उस गुड की कंजम्पशन भी आपके देश में ज्यादा है, तो यानी उस फैक्टर की डिमांड भी आपके देश में ज्यादा है। और जब उस फैक्टर की डिमांड ज्यादा होगी तो जरूरी नहीं है ये मेरा RW ए का RW बी से कम हो, क्योंकि मेरी डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंट्री बी के कंपैरिजन में कैपिटल इंटेंसिव ज्यादा है। ठीक है, अमेरिका में कार ज्यादा बिकती है, कार की डिमांड भी ज्यादा है, हमारे देश में कम है, तो कार महंगी इसलिए है। अदरवाइज तो वहां पे कार बनाने की मशीनरी बहुत ज्यादा है, कैपिटल इंटेंसिव बहुत ज्यादा। तो ये जो चैनल है, ये अगर इसकी डिमांड जो है कार की कैपिटल इंटेंसिव गुड की मेरे देश के बराबर ही होती, मेरे देश के बराबर ही होती, क्योंकि देखो ये जो प्राइस डेफिनेशन है ये RW, ये सिर्फ सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता है। किसी कमोडिटी का प्राइस सप्लाई पे डिपेंड नहीं करता है। अगर आपके देश में आलू ज्यादा है तो आप ये नहीं कह सकते कि आलू सस्ता है। क्या पता आप आलू सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हो। इंडिया पल्सेस की प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है, लेकिन फिर भी पल्सेस मोजाम्बिक से इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं?
फिर भी जो पल्सेस दालें हैं उनका प्राइस ज्यादा क्यों है? क्योंकि कंज्यूम भी हम ही ज्यादा कर रहे हैं, जबकि हमारा रिसोर्स अबंडेंस है, दालें हम ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं। तो इसका मतलब जो है, ये जो है क्या कहते हैं, अगर मेरे पास एक अबंडेंट रिसोर्स है कैपिटल, और वो एक गुड में यूज होता है स्टील में, तो स्टील की अगर कंजम्पशन मेरी ज्यादा है रिलेटिवली कंट्री बी से, तो जरूरी नहीं है मेरा जो रेंट अपॉन वेजेस की जो रेशो होगी वो इससे कम होगी, हो सकता है इसके बराबर हो सकता है इससे ज्यादा हो, डिपेंड करता है कि मेरी जो स्टील की डिमांड है इसकी स्टील की डिमांड के कंपैरेटिवली कितनी ज्यादा है कितनी कम है। तो यानी डिमांड एंड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस अगर अलग अलग हुई, मेरे इंडिफरेंस कर्व ऐसे हुए जो कि यहाँ पर स्टील लगा लीजिए, यहाँ पे कैपिटल, जो कि इधर बेंड हो रखे हुए स्टील को ज्यादा कंज्यूम करना पसंद करते हैं, और इसके ऐसे हुए कि ये क्लॉथ है, कैपिटल नहीं, क्लॉथ एंड स्टील, इसके ऐसे हुए कि इसको क्लॉथ की ज्यादा वो है, क्या कहते हैं, प्रेफरेंस है। तो इसके देश में क्या होगा, जो 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 रेंट है ना, रेंट वो इसलिए बढ़ेगा, यहाँ पर तो रेंट इसलिए ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पर कैपिटल कम है, यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर रेंट क्या करेगा, बढ़ेगा, तो ये रेंट ऊपर जा रहा है, रेंट ऑन वेजेस, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल कम है तो ऊपर जा रहा है, ठीक है, ठीक है, हेलो हेलो यस सर, हेलो, यस सर। समझ में आ रहा है? तो और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भाई बेशक मेरे पास कैपिटल ज्यादा है लेबर के मुकाबले, लेकिन मेरा रेंट जो है जरूरी नहीं है वो जो होगा कम होगा, ठीक है, और जब वो कम होगा, वो जो कम होगा, तो इस बंदे का तो रेंट ज्यादा है, तो इसके लिए तो स्टील जो प्रोडक्शन होती है वो महंगा प्रोड्यूस होता है, तो ये सोचता था यहाँ से इंपोर्ट कर लूंगा कंट्री ए से, और कंट्री ए से इंपोर्ट करने का क्या रीजन था कि वहां पे सस्ता है, सस्ता क्यों है, क्योंकि वहां पर प्रोडक्शन, स्टील की प्रोडक्शन में कैपिटल ज्यादा यूज होती है, और कैपिटल वहां पर उसका जो रेंट है वो सस्ता है, लेकिन जरूरी नहीं ना ये रेंट सस्ता हो, और फिर अगर ये रेंट सस्ता नहीं हुआ, ये बढ़ गया क्योंकि मेरी डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंस मेरी कंट्री के मुकाबले इसकी ज्यादा है, तो ये अगर बढ़ गया तो फिर से ये मेरे ही बराबर हो गया, तो ये इधर मेरी रेंट और वेज के बराबर हो गया बढ़ के ये, क्योंकि नॉर्मली तो ये गिरता है अगर हमारी सेम डिमांड टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस हो, लेकिन कंपैरेटिवली उसकी स्टील की डिमांड ज्यादा है, तो वहां पर भी R अपॉन W ऐसा हो सकता है कि वो इतना बढ़ जाए कि वो मेरे बराबर हो रहा है, तो उस केस में ट्रेड किसका, ट्रेड ही नहीं होगा, ठीक है, और ये वॉयलेट भी हो जाएगी, वॉयलेट भी हो जाएगी, ठीक है, इनफैक्ट ऐसा हो सकता है कि उसकी डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाए कि उसकी जो RW की रेशो है मेरी रेशो से ज्यादा हो, तो फिर पता है क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, जबकि कैपिटल उसके देश में ज्यादा है फिजिकली, उसके बावजूद मैं कैपिटल अबंडेंट हूं, क्यों, क्योंकि मेरे देश में स्टील की डिमांड इतनी कम है, और स्टील की डिमांड कम होने से कैपिटल की डिमांड इतनी कम है, क्योंकि कैपिटल इंटेंसिवली स्टील में यूज होता है, कि मेरा जो रेंट है वो रेंट R अपॉन W रेशो मेरे देश में कम है, होनी चाहिए थी किसके देश में कम, दूसरी कंट्री में, यूएस में, क्योंकि उसके पास कैपिटल ज्यादा थी लेकिन वहां पर ज्यादा है और मेरे देश में कम है, तो ये जो फिजिकल डेफिनेशन थी ये कॉन्ट्राडिक्ट कर देगी प्राइस डेफिनेशन को, और ये प्राइस डेफिनेशन को अगर आप कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कराना चाहते तो क्या बोलोगे कि डिमांड दोनों में सेम रखो, टेस्ट एंड प्रेफरेंस दोनों कंट्रीज में सेम रखो, तो एचओ ने यही करा, एचओ ने ये दोनों को सेम रख दिया, तो फिर एचओ ये कहता है कि जब टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम हो जाए और टेक्नोलॉजी भी सेम हो, क्योंकि टेक्नोलॉजी में भी गड़बड़ आ जाएगी, अगर टेस्ट एंड प्रेफरेंस सेम रहा उसके बाद टेक्नोलॉजी में डिफरेंस हो जाए, क्या पता वहां पर स्टील कैपिटल अबंडेंट है, मेरे यहाँ पर स्टील लेबर अबंडेंट है, तो भी हम दोनों की ये जो R अपॉन W की जो रेशो है ना वो हो सकता है बराबर आ जाए, और जब वो बराबर आएगी तो फैक्टर अबंडेंस यानी दोनों के पास सेम फैक्टर है, कंपैरेटिव एडवांटेज फैक्टर अबंडेंस का लॉस्ट हो जाएगा, समझ में आया, हेलो हेलो, यस सर, आ गया। समझ में आया या झूठ बोल रहे हो? नहीं, आ गया। देखो अगर ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन कर दोगे और बाकियों से बहुत बेटर कर दोगे, और ट्विस्ट करेगा एग्जामिनर जब भी कर दोगे, ये समझना जरूरी है, ये इन्हीं पे क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके से ट्विस्ट करके आते हैं। अब
फिर भी अगर यहाँ पर डाउट हो तो ये थोड़ा ट्रिकी पार्ट है, मुझसे दोबारा पूछ लेना, इसको कनेक्ट करने की कोशिश करना। ये बहुत छोटा एक्सप्लेनेशन लिखा है, बड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी है इसका, ठीक है। लेकिन मेरे को लगा था कि मैं ऐसे लेक्चर में समझा दूंगा और रिवाइज करने के लिए 1-2 पॉइंट याद रहे बस। तो ये फैक्टर इंटेंसिटी का ऑलरेडी कर चुके हैं हम, इसको दोबारा नहीं। अब आ गया एचओ थ्योरम। अब एचओ थ्योरम और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, ये 2 थ्योरम है और फिर 2 एक्सेप्शंस हैं और फिर एक पैराडॉक्स है। ये 5 चीज करनी है हमें, 2 थ्योरम करनी है, एचओ थ्योरम, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम, फिर 2 एक्सेप्शन, डिमांड रिवर्सल, फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल और लास्ट में लियोनटिफ पैराडॉक्स, ठीक है। करें? करोगे अभी? हेलो, कर सकते हैं ना? सर 2 थ्योरम करा दीजिए बस, क्या? 2 जो थ्योरम है उसको करा दीजिए बस, बाकी 3 बाद में कर लेंगे। अच्छा, ओके, चलो एक थ्योरम करा देते हैं, एचओ थ्योरम करा देते हैं, ठीक है। और फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, हाँ देखो लेक्चर तो ये है तो थोड़ा हैवी टॉपिक, तो एक क्लास में करना तो मुश्किल था, लेकिन प्लीज नोट्स को पढ़ के आना कल। तो फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम करा देंगे कल, और कल फिर आपका ये स्टॉल्पर सैमुएल्सन थ्योरम, जो कि टैरिफ के कंटेक्स्ट में यूज हुआ था इनिशियली, लेकिन यहाँ पर भी यूज होता है। और एंड में देखो, यहाँ पे देखोगे आप डिमांड रिवर्सल, ठीक है, ये डिमांड रिवर्सल हो रहा है, देखो इसका इंडिफरेंस कर ऊपर पहुंच गया है, इसका इंडिफरेंस कर नीचे है, ठीक है। तो और ये आपका फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, फैक्टर इंटेंसिटी में देखो ये इंडिफरेंस कर दूसरे इंडिफरेंस कर को काट रहा है, तो मैं रीजन बताऊंगा, एक्सप्लेनेशन बताऊंगा ये होता क्या, कैसे हो रहा है, ठीक है। और एंड में ये एक्सप्लेनेशन है पैराडॉक्स का। तो लियोनटिफ पैराडॉक्स का जो मेजर एक्सप्लेनेशन होते हैं ना, वो तो डिमांड रिवर्सल और फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल है, जो ऊपर हम दोनों कर लेंगे। और फिर ये पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 है, ये कल करेंगे। तो एचओ थ्योरम कर लेते हैं और फिर छोड़ देते हैं, है ना, क्योंकि हो सकता है बहुत सारी चीजें हैं एकदम समझ ना आए, लेकिन आप कोशिश करना कि इसको रीड करके आओ। तो एचओ थ्योरम क्या कहता है? एचओ थ्योरम क्या कहता है, उसको सिंपली रीड करते हैं। ए कंट्री विल एक्सपोर्ट द कोमोडिटी, वो वाली कोमोडिटी दैट यूजेस रिलेटिवली इंटेंसिवली इट्स रिलेटिवली अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इसको हिंदी में लेमैन्स में ये बताऊं तो, अगर मेरे कंट्री में लेबर कैपिटल रेशो ज्यादा है होम में फॉरेन कंट्री की लेबर कैपिटल रेशो से, तो मेरे को वो वाला गुड प्रोड्यूस एक्सपोर्ट करना चाहिए। और 2 गुड है, क्लॉथ एंड स्टील, तो मेरे को कौन सा गुड एक्सपोर्ट करना चाहिए? मुझे क्लॉथ एक्सपोर्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसकी के अंदर जो फैक्टर यूज होता है ज्यादा, कौन सा यूज होता है? लेबर। ये लेबर इंटेंसिव है, ये कैपिटल इंटेंसिव है स्टील, ठीक है। तो जब लेबर इंटेंसिव यानी वो वाला फैक्टर इस गुड में, क्लॉथ में ज्यादा यूज होता है, जो फैक्टर मेरे देश में ज्यादा है, तो मुझे क्लॉथ को ही एक्सपोर्ट करना चाहिए। ये एचओ थ्योरम बताता है और ये कहता है कि इससे दोनों देशों का फायदा होगा। अगर इंडिया में लेबर 2 गुड हैं, क्लॉथ और स्टील, अगर इंडिया में लेबर ज्यादा है और क्लॉथ जो है लेबर ज्यादा यूज करता है इंटेंसिवली, ठीक है, एब्सोल्यूट टर्म में नहीं, रिलेटिवली, वो रेशो जो ऊपर हमने डिराइव की है उसको देखते रहना, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्लॉथ को एक्सपोर्ट करना चाहिए, और जब हम ऐसा करेंगे तो दोनों देशों का भला होगा, दोनों के देशों को गेन होएगा। ये एचओ थ्योरम कहता है। अब इस थ्योरम को प्रूव करना है, मैथ्स में जैसे थ्योरम होते हैं, यहाँ पे ये एक थ्योरम है और इस थ्योरम को प्रूव करना है, और बाकी के जो चीजें हैं वो कल कर लेंगे। तो आ जाइए इस थ्योरम पे, ठीक है। ये थ्योरम प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 कंट्री ले रहे हैं, ठीक है, कंट्री 1, कंट्री 2। तो देखो इसका एजवर्थ बॉक्स देखो, इसके एजवर्थ बॉक्स से इसका पीपीएफ डिराइव करेंगे, ये इसका पीपीएफ है, और इसके एजवर्थ बॉक्स से इसका पीपीएफ डिराइव करेंगे, ये इसका पीपीएफ है। और देखना दोनों के पीपीएफ की शेप डिफरेंट निकल के आएगी, और वो जो शेप का डिफरेंस होगा ना, वही उनके बीच में गेनफुल ट्रेड करवाएगा। तो अब ये देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पर ये देखिए, इसकी लेबर और इसकी कैपिटल, ठीक है। तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कैपिटल ज्यादा है, डिस्टेंस देखो, वर्टिकल डिस्टेंस कंपेयर करो,
हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस से। तो जो कंट्री 1 है उसके अंदर उसकी जो लेबर कैपिटल रेशो है वो कम है, और यहाँ पर देखो लेबर बहुत ज्यादा है और स्टील और कैपिटल कम है, तो ये ऑब्वियसली हाई होगी। इससे उल्टा कर दें तो फिर उल्टा होएगा, कैपिटल लेबर रेशो अगर K/L लिख दूं तो वो फिर इस कंट्री की, कंट्री 1 की हाई होगी इससे, कंट्री 2 से। ठीक है, ओके। तो अब देखो इनके प्रोडक्शन फंक्शन, तो इनके पीपीएफ तो तुम समझ ही गए होगे, टेंजेंसी से आएंगे। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जिस कंट्री में लेबर ज्यादा है वहां पर जब प्रोडक्शन फंक्शन, अब जब पीपीएफ निकल के आएगा, कंट्री 1 को देखिए, ब्लू वाला कंट्री 1 का है पीपीएफ, ब्लू वाला, तो आपको नहीं लगता कि कंट्री 1 के अंदर क्या ज्यादा था? देखो कैपिटल लेबर रेशो इसकी ज्यादा थी इससे, ठीक है, और लेबर कैपिटल रेशो उल्टा इसकी कम थी। ठीक है, तो यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस देखो कैपिटल ज्यादा है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि जब इस कंट्री में कैपिटल ज्यादा है तो ये कंट्री का जो सारे रिसोर्सेज जब कैपिटल पे लगाएगी, सारे रिसोर्सेज जब स्टील पे लगाएगी, स्टील जो कि कैपिटल इंटेंसिव है, तो उसकी प्रोडक्शन ज्यादा होगी। तो वर्टिकल डिस्टेंस देखो ये ज्यादा है और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कम है। तो यानी ये पीपीएफ ब्लू वाला कंट्री 1 का है, उस कंट्री का जिस कंट्री में कैपिटल लेबर रेशो ज्यादा है दूसरी कंट्री से। ठीक है, और जब कैपिटल लेबर रेशो ज्यादा है और तो ये वही गुड की प्रोडक्शन इस देश में ज्यादा होगी जो गुड कैपिटल इंटेंसिव है। अगर यहाँ पर स्टील कैपिटल इंटेंसिव है तो स्टील की प्रोडक्शन इस देश में ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर कैपिटल ज्यादा है रिलेटिवली दूसरी कंट्री से। तो इसका पीपीएफ देखो इधर ज्यादा शिफ्टेड है वर्टिकल एक्सिस पे, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे कम शिफ्टेड है। ओके, अब दूसरी कंट्री को देखते हैं, कंट्री 2। कंट्री 2 में लेबर ज्यादा थी, तो ऑब्वियसली लेबर इंटेंसिव गुड कौन सा था? क्लॉथ। तो वो कौन सा प्रोडक्शन ज्यादा करेगी? क्लॉथ। तो यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ज्यादा है, वर्टिकल कम है। यहाँ पर सारे रिसोर्सेज अगर मैंने क्लॉथ पे लगाए तो क्लॉथ की ज्यादा प्रोडक्शन होने वाली है। क्यों? क्योंकि बेटर यूटिलाइजेशन हो पाएगा ना मेरे अबंडेंट फैक्टर का। मेरे पास लेबर ज्यादा थी, अगर मैं स्टील को प्रोड्यूस करने ज्यादा जाऊंगा तो वो तो कैपिटल ज्यादा लेता है, तो वहां पर हो सकता है मेरी कुछ लेबर अनएम्प्लॉयड खाली बैठी रह जाए। मेरे को क्लॉथ की प्रोडक्शन करनी चाहिए, मेरी सारी लेबर ढंग से यूटिलाइज होगी और कैपिटल भी ढंग से यूटिलाइज होगी। मेरे देश में लेबर ज्यादा है तो मेरा क्लॉथ की प्रोडक्शन ज्यादा है। तो ये देखो दोनों कर्व को सुपर इम्पोज करा गया है एक दूसरे के ऊपर, दोनों पीपीएफ। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट चीज आती है कि दोनों कंट्रीज के अंदर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम है, तो इसीलिए ये जो इंडिफरेंस कर्व लिया गया है ये वाला, ये दोनों का सेम है, दोनों का सेम है। तो अब देखो ये प्री ट्रेड की सिचुएशन है और ये आफ्टर ट्रेड। अब मेरी कंट्री का ब्लैक पीपीएफ, मैं क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा हूं एज कंपेयर्ड टू स्टील, और वो स्टील ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है एज कंपेयर्ड टू क्लॉथ, लेकिन हम दोनों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम है। तो जब हमारे दोनों के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस सेम है तो वहां पर स्टील ज्यादा प्रोड्यूस होता है। सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं ये कहता हूं कि मेरा यूटिलिटी स्टील और क्लॉथ 0.5 दोनों इक्वली बराबर पसंद है, लेकिन कंट्री 1 में स्टील ज्यादा प्रोड्यूस होता है जबकि मेरे को बराबर चाहिए स्टील भी और क्लॉथ भी, और कंट्री 2 में क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस होता है जबकि मेरे को बराबर चाहिए स्टील भी और क्लॉथ भी। तो क्योंकि मुझे बराबर चाहिए और दूसरी कंट्री 1 में स्टील ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो आपको नहीं लगता वहां पर स्टील का प्राइस कम होगा, डिनोमिनेटर कम होगा, ठीक है, और क्लॉथ का प्राइस हाई होगा क्योंकि मेरे को 50-50 डिमांड थी, लेकिन स्टील तो मुझे ओवर मिल गया 50 से ज्यादा और क्लॉथ मुझे कम मिला। तो रिलेटिव प्राइस ऑफ क्लॉथ पीसी अपॉन पीएस कहां पर ज्यादा होगा? कंट्री 1 में। तो यहां पर देखो जब ये पॉइंट होगा पीपीएफ पे, और पीपीएफ पे कहां पर प्रोड्यूस करते हैं? प्राइस रेशो के अकॉर्डिंग, और प्राइस रेशो यहां पर है। जब आपकी ये प्राइस रेशो निकल के आएगी आपके देश के अंदर, क्योंकि आपने स्टील ज्यादा प्रोड्यूस करा क्लॉथ कम, तो इस प्राइस रेशो पे फिर कंज्यूमर आएगा। कंज्यूमर क्या करता था? कंज्यूमर प्राइस रेशो को लेता है और उस पर अपना डिफरेंस का टेंजेंट बनाता है। तो
ये उसकी टेंजेंसी मिल रही है, ये उसका एक सेटिस्फेक्शन लेवल मिल रहा है, ये उससे नीचे वाला टेंजेंट इंडिफरेंस कर्व, ये उससे ऊपर वाला इंडिफरेंस कर्व लेवल 3 लेवल 2 पे वो है, लेवल 1 इससे नीचे वाला, ठीक है। तो ये जो बंदा है ये इस कंट्री में प्राइस रेशो कंपैरेटिवली क्लॉथ महंगा होगा, पीसी अपॉन पीएस ज्यादा होगा। दूसरी तरफ देखो कंट्री बी में कम होगा, यहाँ पर क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो न्यूमरेटर कम है, और स्टील ज्यादा कम प्रोड्यूस हो रहा है तो डिनोमिनेटर ज्यादा है, तो ये फ्लैटर है। अब ये प्राइस रेशो इसकी डोमेस्टिक प्राइस रेशो, इसके देश में ट्रेड करने से पहले इसकी डोमेस्टिक प्राइस रेशो है, उस डोमेस्टिक प्राइस रेशो पर ये प्रोडक्शन करेगा, फिर इसके कंज्यूमर आएंगे और इसके कंज्यूमर आके फिर से अपने इंडिफरेंस कर्व को टेंजेंट बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दोनों देश के कंज्यूमर का सेम इंडिफरेंस कर्व है, सेम तरीके की यूटिलिटी है। तो देखो ये इस प्राइस रेशो पे ये कंट्री 2 की ये लोग इस प्राइस रेशो पे ये प्रोडक्शन करेंगे, और इसके कंज्यूमर्स ये तो प्रोड्यूसर्स प्रोड्यूस करेंगे पीपीएफ पे, और इसके कंज्यूमर्स इस प्राइस रेशो पे फिर जो सेटिस्फेक्शन लेवल अचीव कर पाएंगे इस इंडिफरेंस कर्व का इस पॉइंट पे कर पाएंगे, और इस इंडिफरेंस कर्व पे जो भी पॉइंट्स हैं सारे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही तो रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। और उधर दूसरी कंट्री में ये प्राइस रेशो है और यहाँ पर टेंजेंसी होगी, तो ये भी सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यूज कर पाएंगे। तो आपको नहीं लगता कि एक कंट्री एक टाइप के कंज्यूमर है जिनको दोनों को बराबर सेटिस्फेक्शन मिलता है स्टील से और क्लॉथ से, ठीक है, और एक कंट्री में क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है स्टील कम हो रहा है, और दूसरी कंट्री में स्टील ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है क्लॉथ कम हो रहा है, तो अगर जिसमें स्टील ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो कम वाली को दे दे और जिसमें क्लॉथ ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है वो कम वाली को दे दे, तो आपको नहीं लगता कि वहां के जो कंज्यूमर्स हैं उनको वो बराबर जब मिलेगा तो वो हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व पे जाएंगे, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा। और ऐसा कब होगा? जब ट्रेड होगा। जब ट्रेड होगा तो क्या होगा, जो प्राइसेस डोमेस्टिक प्राइस रेशो पीसीपीएस 2 कंट्री में और पीसी अपॉन पीएस 1 कंट्री में ये बराबर हो जाएंगे। तो इस डायग्राम में देखो ये इंटरनेशनल लिखा हुआ है, आईएनटी इंटरनेशनल में, तो फिर जब ट्रेड ओपन करेंगे तो ये क्या होएगा, कंट्री जिस देश के अंदर क्लॉथ सस्ता था जब वो बाहर बेचने लगेगा तो उसकी डिमांड बाहर के देशों की बढ़ गई तो उसकी रेशो बढ़ेगी, ये इंक्रीज होएगी कंट्री 2 के लिए। और उसका क्या होएगा, स्टील महंगा था, है ना, हेलो, स्टील सस्ता था, डिनोमिनेटर सस्ता था, तो स्टील जब डिमांड ओपन होएगी स्टील सेक्टर की दूसरे देशों से, फॉरेन कंट्री से, तो ये रेशो भी चेंज होएगी, ठीक है, हेलो, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज होएगा तो तब तक होएगा जब तक ये दोनों का कॉमन ना बन जाए, ट्रेड होता रहेगा, दोनों कंट्रीज में सेम प्राइस आ जाएगा। और जब सेम प्राइस आएगा तो देखो पुराने वाले जब टेंजेंसी होते थे उनके डोमेस्टिक प्राइस पे ये IC1 वाला सेटिस्फेक्शन अचीव कर पा रहे थे, लेकिन देखो अब क्या हो रहा है कि आपकी जो बजट लाइन है वो सेम बजट लाइन बन गई है, कन्वर्ज हो गई है, ठीक है, और इस बजट लाइन पे आप हायर लेवल ऑफ IC1 दोनों की दोनों कंट्रीज अचीव कर सकते हैं। तो यानी एक देश का नियो क्लासिकल्स की टर्म में एक देश का सेटिस्फेक्शन उनके कंज्यूमर्स का एज ए कंट्री होल उनका वेलफेयर अचीव होता है जब फैक्टर अबंडेंस अलग अलग हो दोनों देशों में, जिसकी वजह से अलग अलग टाइप की पीपीएफ बने, जिसकी वजह से प्राइस रेशोज दोनों कंट्रीज में दोनों गुड की डिफरेंट हो, और जिसकी वजह से इंसेंटिव हो ट्रेड करने का। और जब ट्रेड करेंगे तो दोनों कंट्रीज के कंज्यूमर्स को फायदा होगा, जहां पर क्योंकि दोनों को स्टील और क्लॉथ दोनों पसंद है, तो जहां पे स्टील सरप्लस है वो हमारे देश में आएगा, सस्ते में मिलेगा, हमारा क्लॉथ जो सरप्लस यहाँ पर है वो दूसरे देश में जाएगा, वहां पर क्लॉथ की डिमांड ज्यादा है, तो एक तरीके से दोनों कंट्रीज का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा, ठीक है। एक किसके बाद करने से, ट्रेड करने से। अब देखो ट्रेड कैसे हो रहा है इस डायग्राम में, देखो मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ क्लॉथ की इतनी, ये वाले पीपीएफ पे, ठीक है, और ये प्रोडक्शन करके मैं एक्सचेंज कर रहा हूँ क्योंकि कंज्यूम करूंगा मैं ये वाला, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व पे ये पॉइंट है, मेरे इंडिफरेंस कर्व पे IC1 पे, तो ये कंज्यूम कर रहा हूँ, ये प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये बीच में कहाँ जा रहा है, ये मैं कंट्री 1 को दे रहा हूँ, ठीक है, ये कंट्री 1 को दे रहा हूँ, और ये कंट्री 1 को इतना किसके बदले दे रहा हूँ, इतना स्टील इतना क्लॉथ किसके बदले दे रहा हूं, स्टील के। अब वो स्टील क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये वाला स्टील,
और कंज्यूम कितना कर रहे हैं, इसी इंडिफरेंस कर्व पे दोनों का सेम पॉइंट पे टेंजेंसी है ना S1, तो मैं भी C1 और S1 प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहा हूँ और वो भी C1 और S1 प्रोड्यूस कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्शन मैं C0 कर रहा हूँ, वो S0 कर रहा है। तो अब उसके पास स्टील की प्रोडक्शन ज्यादा है, सरप्लस है, तो वो क्या करेगा, ये वाला स्टील एक्सचेंज करेगा इस वाले क्लॉथ के बदले। ठीक है, तो जब हम ये एक्सचेंज रेट किसके बेसिस पे एक्सचेंज करेंगे, इंटरनेशनल प्राइस के बेसिस पे। हम बोलेंगे मैं तेरे को ये इंटरनेशनल प्राइस है, इतने में तेरे को मैं क्लॉथ दे दूंगा, वो बोलेगा ठीक है तू मुझे क्लॉथ दे रहा है इतने प्राइस की के बेसिस पे, मैं तुझे ये PS के बेसिस पे जो है स्टील दे दूंगा। तो आप कंट्री 1 में क्या हो गया, आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, और कंट्री 2 में, और कंट्री 1 में आप इधर से इधर मूव कर रहे हो, दोनों कंट्री एक इस लेवल सेटिस्फेक्शन पे आ रही है। ठीक है, हेलो समझ में आया? हेलो, यस सर। पता नहीं समझ में आया कि नहीं आपके, लेकिन जब दोनों प्राइसेस सेम हो जाएंगे तो फिर तो ट्रेड नहीं होगा। जब ट्रेड होगा तो दोनों प्राइसेस कन्वर्ज हो जाएंगे ना, सेम इंटरनेशनल सर प्राइस हो जाएंगे। कन्वर्ज होने के बाद हाँ, तो दोनों से सेम हो गया प्राइस। हाँ यस सर, तो फिर ट्रेड करने से कोई फायदा तो है नहीं, केवल एक वेलफेयर बढ़ रहा है, राइट सर? वेलफेयर के लिए ट्रेड करेंगे। हाँ, वो ट्रेड करने से फायदा है ना। मेरा देखो इंडिफरेंस कर्व हायर लेवल सेटिस्फेक्शन पे जा रहे हैं ना, तो Yes, sir. मेरे देश में स्टील की कमी थी ना, तो दोनों Yes, तरफ से sir. काम चल रहा है, मैंने दोनों तरफ से काम चल रहा है। मेरी डिमांड थी क्लॉथ की, इसीलिए मेरे देश में जहां पर कैपिटल ज्यादा थी, स्टील की प्रोडक्शन ज्यादा होती थी, तो कंपैरेटिवली मेरी क्लॉथ की डिमांड सेटिस्फाई नहीं हो पा रही थी, तो इसलिए क्लॉथ का प्राइस ज्यादा था। लेकिन दूसरे देश में क्लॉथ सरप्लस पड़ा हुआ था, तो मैं फिर वहां से खरीदूंगा, सस्ता मिल रहा है मुझे तो ठीक है, और जब मैं वहां से सस्ता मिलूंगा खरीदूंगा तो मेरा तो सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा ना कंज्यूमर का। ये काम हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये देखना है फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन, फैक्टर प्राइस इक्वलाइजेशन थ्योरम। ठीक है, हेलो, यस सर। Yes, yes. तो कल करते हैं ये, है ना, थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, कल तो छोटी क्लास में हो जाएगा, तो कल एक छोटा टॉपिक हम इंडियन इकोनॉमी का उठा लेंगे, या तो या ग्रोथ का कुछ देख लेंगे छोटा सा। ठीक है, हेलो, ठीक है सर। Yes, Yes, sir. yes. ठीक है, कुछ डाउट देखो आएगा ऑब्वियसली, टेढ़ा काम है, टेढ़ा टॉपिक है थोड़ा सा, लेकिन समझने की कोशिश करो। यहाँ पे 2-3 चीजों पे ध्यान दिमाग लगाना है। एक तो फिजिकल अबंडेंस और रिलेटिव अबंडेंस में डिफरेंस अच्छे से पता होना चाहिए। मैं आपको ना वो बता सकता हूँ इसके पजल्स कहाँ पर है। ठीक है, फिजिकल डेफिनेशन और फिजिकल अबंडेंस और ये वाली अबंडेंस में ये वाला पॉइंट है, ये कैसे अलग अलग होते हैं, और इसका रीजन छोटा सा मैंने लिखा हुआ है, तो मैं दिमाग लगा के सोचना है। ठीक है, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस टेक्नोलॉजी जब अलग अलग होंगे तो इनमें वो जो 1-to-1 रिलेशन है वो ब्रेक हो सकता है। पहली चीज तो ये। दूसरा ये कि सारा का सारा गेम पता है किधर रिवॉल्व कर रहा है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कांस्टेंट है, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है। क्योंकि अगर हमने ये कांस्टेंट नहीं करे तो दिमाग लगाओ कि फिर ट्रेड या तो हो सकता है या ना भी हो, डिमांड रिवर्सल और फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल की वजह से। इसको हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे, लेकिन ये फैक्टर इंटेंसिटी रिवर्सल, डिमांड रिवर्सल ना हो की वजह से ट्रेड में कोई गड़बड़ ना हो, या एचओ मॉडल में कोई गड़बड़ ना हो, इसीलिए इनको कांस्टेंट माना गया था, दोनों देश में सेम माना गया था इसको और इसको। ठीक है, लेकिन जब ये सेम नहीं होंगे तो हो सकता है हमारा एचओ मॉडल फेल हो जाए, और हम देखेंगे कैसे कल ये एचओ मॉडल फेल होता है जब ये दोनों चीजें बदल जाती हैं। और जब ये दोनों चीजें बदलती हैं तो वो जो फिजिकल अबंडेंस है, वो प्राइस अबंडेंस की डेफिनेशन जो है वो भी 1-to-1 रिलेशन नहीं रहता है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं, टेढ़े क्वेश्चन, और कुछ बात नहीं है। ठीक है, तो इसी नोट्स को आप पढ़ो, बहुत अच्छी बुक है ये, इस मॉडल पे सबसे बेस्ट बुक यही है, इसको रिवाइज कर लो और कल करते हैं फिर। और ये एचओ मॉडल है थोड़ा सा डिफिकल्ट, लेकिन अब आगे इसके बेसिस पे रिबन्स की थ्योरम करोगे वो बहुत आसान लगेगा। पता है क्यों? क्योंकि वहां पर ना एजवर्थ बॉक्स और स्टोल्पर सैमुएल्सन मॉडल, एजवर्थ बॉक्स वगैरह यूज होते थे प्रूफ में, और बच्चे क्या करते थे, इस मॉडल में तो एजवर्थ बॉक्स की इंपोर्टेंस को देखते नहीं थे, वहां पर ही जाके देखते थे, फिर वहां रट्टा मारते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको इंपोर्टेंस समझ आ गई है तो वहां पर वो रट्टा नहीं मारना। रिबन्स की थ्योरम में, स्टोल्पर सैमुएल्सन थ्योरम में, इमर्सिराइजिंग ग्रोथ में, मेटजेलर पैराडॉक्स में,
कई जगह है वो 3-4। ठीक है, करें फिर खत्म क्लास, अगर नहीं है तो डाउट। आप इसको रीड करिए, रिवाइज करिए इस नोट्स को, फिर करते हैं आगे। ये 2 क्वेश्चन भी करेंगे प्रैक्टिस, जो कि पेपर में यूपीएससी में भी पूछे नहीं गए हैं, पूछ लेंगे तो ये क्वेश्चन कर लेंगे। हेलो, ठीक है सर। ठीक है, यस सर, यस ओके देन। कल छोटी होगी क्लास, डोंट वरी, कल पढ़ो सर आप। ये कल हाँ कल आधे घंटे बाद ले सकते हैं क्लास? हाँ, मतलब वही 7:50 तक करके 8:50 तक खत्म कर दो। ठीक, ठीक है, 8 बजे शुरू करिएगा। हाँ 7:50 तक देखेंगे। ठीक है, ओके देन।